Namaste, welcome to the UPSC podcast channel. Today in our series of class 9th NCERT, India and the Contemporary World, we will discuss chapter 4 Forest, Society and Colonialism. आज हमारे पास क्लास 9th की NCERT हिस्ट्री टेक्स्ट बुक और कुछ अलग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और सच बताऊं तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि उन दूर दराज के जंगल और वहां रहने वालों की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, और ये एक ऐसी चर्चा है जिसके बारे में लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं। बिल्कुल। शुरुआत एक अजीब से थॉट से करते हैं। अगर मैं कहूं कि बच्चों की उस मीठी चॉकलेट और देश में बिछी हुई लोहे की रेलवे ट्रैक्स के बीच एक डायरेक्ट खूनी कनेक्शन है तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। वेट, मीठी चॉकलेट और रेलवेज, ये तो काफी अलग चीजें हैं। वही तो। पर असल में जब हम मॉडर्न वर्ल्ड या कंटेम्पररी वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ बड़ी बड़ी ग्लास की बिल्डिंग्स, मैसिव फैक्ट्रीज और स्मार्ट सिटीज पर जाता है। हम भूल जाते हैं कि इन चमकती हुई शहरों के ठीक बाहर एक पूरी की पूरी हिडन इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो हिस्ट्री की किताबों में फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर को तो हमेशा हीरो बना दिया जाता है। हाँ, हमेशा। ये बताया जाता है कि कैसे इन सेक्टर्स ने मार्केट को सप्लाई किया और मॉडर्न नेशंस को बिल्ड किया। लेकिन इस प्रोसेस में उन कम्युनिटीज को बिल्कुल भुला दिया जाता है जो फॉरेस्ट्स और पैस्चर्स यानी चारागाहों में रहते हैं। ट्रू। लोगों को लगता है वो लोग बस कहीं बैकग्राउंड में थे। एग्जैक्टली। मॉडर्न पर्सपेक्टिव से अक्सर ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स या शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स और फूड गैदरर्स किसी और सदी में जी रहे हैं। उन्हें किसी बाइगॉन एरा के सर्वाइवर्स मान लिया जाता है, जैसे उनका इस कंटेम्पररी वर्ल्ड के बनने में कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये कम्युनिटीज इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा और फाउंडेशनल हिस्सा है। सही बात है। और इस फाउंडेशन को समझने के लिए कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री पर आने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेस्ट आखिर हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कितना डीपली जुड़ा हुआ है। हमारी डेली रूटीन फॉरेस्ट पर इतनी डिपेंडेंट है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बिल्कुल, हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इन चीज़ों को। हाँ, एक टिपिकल मिडिल क्लास घर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुबह उठकर जो चाय या कॉफ़ी बनती है वहाँ से लेकर रात को सोने से पहले पढ़ी जाने वाली किताब तक। किताब का पेपर, जिस डेस्क पर बैठकर काम करता हूँ, हमारे घरों के दरवाजे, कपड़ों की डाई, खाने को स्वादिष्ट बनाने वाले मसाले, यहाँ तक कि उस टॉफी का सेलोफेन रैपर भी। वही, ये सब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। बीड़ी में यूज होने वाला तेंदुपत्ता, गोंद यानी गम, हनी, रबर, ये सब लिटरली फॉरेस्ट सोसाइटी की देन है। और वो जो मैंने शुरू में चॉकलेट का जिक्र किया था ना, हाँ, वो चॉकलेट और रेलवेज वाला फंडा वो क्या था? तो आमतौर पर लोगों को नहीं पता कि चॉकलेट जिसे इतने शौक से खाया जाता है उसमें यूज होने वाला ऑयल एक खास पेड़ के बीज से आता है, साल सीड से। ओह अच्छा, साल पेड़ के बीज से। हाँ, और या फिर जो लेदर के जूते या बेल्ट्स हम यूज करते हैं, उस एनिमल स्किन को यूजेबल लेदर में कन्वर्ट करने के लिए एक केमिकल चाहिए होता है जिसे टैनिन कहते हैं। टैनिन पेड़ों की छाल यानी बार्क से निकलता है जो कच्चे चमड़े को सड़ने से बचाता है। दवाइयों के लिए हर्ब्स, रूट्स, बांस, फ्यूल वुड, घास, चारकोल, प्रैक्टिकली हर मिडिल क्लास घर अपने अंदर एक छोटा सा जंगल समेटे हुए हैं। ये डिटेल सच में हैरान करने वाली है और इसी वजह से जंगल को सिर्फ पेड़ समझने की भूल सबसे बड़ी गलती है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ लकड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी का एक इतना कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है जिसे मॉडर्न दुनिया ने हमेशा इग्नोर किया है। अगर अमेज़न फॉरेस्ट या इंडिया के वेस्टर्न घाट्स का एग्जाम्पल लें तो वहां अगर किसी एक छोटे से फॉरेस्ट पैच को ही ऑब्जर्व किया जाए तो प्लांट स्पीसीज की 500 अलग अलग वैरायटीज मिल सकती हैं। 500 वैरायटी सिर्फ एक छोटे पैच में? वाओ! हाँ, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सिस्टम है। इसमें हर पौधा, हर पेड़ और हर जीव का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो अगर इसको एक आम फॉरेस्ट ड्वेलर की नज़र से देखें तो उनके लिए जंगल सिर्फ टिम्बर या कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है, ये उनका पूरा इकोसिस्टम है। ये उनका किचन है जहाँ से खाना आता है, ये उनका मेडिकल बॉक्स या फार्मेसी है जहाँ से बीमारी का इलाज मिलता है, और ये उनका बैंक अकाउंट भी है जो उन्हें बुरे वक्त में सर्वाइवल की गारंटी देता है। सही कहा। तो जब इन जंगल को नुकसान पहुंचता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, उनका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। पर फिर एक वही सवाल आता है मेरे दिमाग में, जब ये लोग अपने जंगल को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे थे
तो इन पर बैकवर्ड होने का ठप्पा क्यों लगा दिया गया? लोगों को क्यों लगता है कि इनका इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न इकोनॉमी में कोई काम नहीं है? देखो, ये अजम्पशन कंप्लीटली गलत है। और इन सोर्सेस का जो सेक्शन 2 है ना, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, वो इस बैकवर्डनेस के भ्रम को डायरेक्टली चैलेंज करता है। ये कम्युनिटीज अपने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ब्रिलियंटली अपनी इकोनॉमीज ऑपरेट करती हैं। मतलब उनका एक अपना अलग एडवांस सिस्टम था। बिल्कुल। अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्वीडन एग्रीकल्चर की ही बात करें, जिसे हम आम भाषा में झूम खेती भी कहते हैं, ये कोई अनऑर्गेनाइज्ड या बैकवर्ड तरीका नहीं था। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म था। थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? एक हिस्से को जलाकर खेती करना, वही ना? हाँ, बेसिकली वही है, पर इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जंगल के एक छोटे से हिस्से को काटा जाता है और बचे हुए पेड़ पौधों को जलाया जाता है। मॉनसून की पहली बारिश के बाद उस राख यानी ऐश में सीड्स बोए जाते हैं। राख में क्यों? उसका क्या फायदा होता है? क्योंकि वो राख मिट्टी को पोटाश देती है। इससे जमीन और ज्यादा फर्टाइल बन जाती है। फिर अक्टूबर-नवंबर में हार्वेस्ट होता है। इस जमीन पर कुछ साल खेती करने के बाद उसे 12 से 18 साल के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। वेट, 18 साल तक उस पे कुछ नहीं करते? हाँ, इस फैलो पीरियड में जंगल वापस नेचुरली ग्रो कर जाता है और मिट्टी की फर्टिलिटी लौट आती है। ये तब तक एक परफेक्टली सस्टेनेबल और ब्रिलियंट साइकिल था, जब तक पॉपुलेशन कम थी और फॉरेस्ट्स बड़े थे। क्या बात है। और इसी तरह हम नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स यानी चरवाहों के मूवमेंट को भी देख सकते हैं ना? हाँ। वो रैंडमली यहाँ से वहाँ नहीं घूमते जैसा लोगों को अक्सर लगता है। एग्जैक्टली। उनका मूवमेंट कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड और कैलकुलेटेड होता है। जैसे गुज्जर बकरवाल्स या महाराष्ट्र के दंगर्स का एग्जाम्पल लें, उन्हें बर्फ और बारिश के हिसाब से एग्जैक्टली पता होता है कि कब पहाड़ों पर जाना है और कब वापस प्लेस में आना है। एक तरह से उनका नेविगेशन सिस्टम पूरे साल और पूरे ज्योग्राफी को कवर करता है। सही बात है। वो इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चरल चेंजेस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसी एक कमाल की बात है। पर इस वेल मैनेज्ड, ब्यूटिफुली सिंक्रोनाइज्ड लाइफ में अचानक से एक टकराव आता है, एक मेजर डिसरप्शन जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। और वो डिसरप्शन लाया 19th सेंचुरी का इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनियलिज्म। वहां से इस पूरी कहानी का ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली बदल जाता है। सोर्स मटेरियल में एक डेटा पॉइंट है जो दिमाग हिला देता है। 1700 से लेकर 1995 के बीच, मतलब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन पीरियड में, दुनिया भर में करीब 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स फॉरेस्ट क्लियर कर दिया गया। अरे बाप रे, ये तो टोटल ग्लोबल एरिया का कितना % बनेगा? ये पूरी दुनिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 9.3% था। ये सिर्फ कुछ पेड़ काटने की बात नहीं थी। ये तो वैसा था कि किसी कॉलोनी में एक दिन अचानक से बाहर से कोई सिस्टम आए और 10% घरों को बुलडोजर से गिरा दें, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी को फैक्ट्री लगानी है। ये एनालॉजी बहुत सही है। और ये मास तबाही एक सो कॉल्ड जरूरत के नाम पर शुरू हुई थी। अगर हम इसके हिस्ट्री में जाएं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ये डिफॉरेस्टेशन आखिर किया क्यों, तो 19th सेंचुरी के मिड में ब्रिटिश एम्पायर एक बड़े संकट से गुजर रहा था। संकट? कैसा संकट? इंग्लैंड के ओक फॉरेस्ट्स तेजी से खत्म हो रहे थे। अब एक ग्लोबल एम्पायर को चलाने के लिए क्या चाहिए उन्हें? रॉयल नेवी। और रॉयल नेवी के बड़े समुद्री जहाज बनाने के लिए बेहिसाब मजबूत लकड़ी की जरूरत थी। बिना शिप्स के उनकी इंपीरियल पावर बिल्कुल खत्म हो जाती। इसलिए उनकी नजर इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट्स पर पड़ी। अच्छा, तो मतलब उन्होंने अपने देश के जंगल खत्म कर दिए और फिर बाहर निकल पड़े? बिल्कुल। उन्होंने अपने लोग यहाँ भेजे ये एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ से टिम्बर कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और शिप्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी डिमांड आई रेलवे से। एम्पायर को एफिशिएंटली कंट्रोल करने के लिए, ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और ट्रेड का सामान पोर्ट तक लाने के लिए ट्रेन्स बहुत जरूरी थीं। उस वक्त ट्रेन्स वुड बर्निंग इंजन से चलती थीं। हाँ, इंजन के लिए लकड़ी चाहिए थी, पर इंजन से भी बड़ा मसला था ट्रैक्स बिछाना। ट्रेन की लोहे की पटरियों को अपनी जगह पे पकड़ के रखने के लिए नीचे लकड़ी के मोटे पतरे लगाए जाते थे, जिसे स्लीपर्स कहते हैं। डेटा ये कहता है कि सिर्फ 1 माइल रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए करीब 1707 से 2000 स्लीपर्स लगते थे। वेट, 1 माइल के लिए 2000 स्लीपर्स? ये तो पागलपन है। सही में। अब इसका हिसाब लगाइए। जब 1890s तक इंडिया में 25,500 किलोमीटर्स का ट्रैक बिछ चुका था,
तो कितने लाख पेड़ सिर्फ इन स्लीपर्स के लिए काट दिए गए होंगे। ये तो पूरा एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन था और इन्हीं मैसिव डिमांड्स को पूरा करने के लिए कॉलोनियल पावर्स को समझ आ गया कि जंगल को अब रैंडमली नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें इस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल और एक नया पावर स्ट्रक्चर चाहिए था। हाँ, और यहाँ एंट्री होती है उस जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट की। क्या नाम था उसका? डीट्रिक ड्रैंडीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें इनवाइट किया और वो इंडिया के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बने। ब्रैंडीज ने एक पूरा सिस्टम लाया जिसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया। ये टर्म साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सुनने में बड़ा प्रोग्रेसिव और मॉडर्न लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा किया होगा, पर असल में इसने जंगल की आत्मा ही मार दी। बिल्कुल, ये नाम का ही साइंटिफिक था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में उन्होंने किया क्या? उन्होंने अननेचुरल फॉरेस्ट्स को क्लियर कर दिया, जहां एक साथ 500 अलग-अलग स्पीशीज ग्रो करती थी। क्योंकि अंग्रेजों को डाइवर्स पेड़ नहीं चाहिए थे, उन्हें तो रेलवेज और शिप्स के लिए लंबे, सीधे और ऐसी लकड़ी वाले पेड़ चाहिए थे जो मजबूत हों। जैसे टीक यानी सागौन और साल के पेड़। हाँ, तो उन्होंने सारी नेचुरल डाइवर्सिटी को हटाकर सीधी लाइन में सिर्फ एक ही टाइप के पेड़ लगाने शुरू कर दिए, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं। उन्होंने जंगल को एक इकोसिस्टम की तरह नहीं, बल्कि एक टिम्बर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री की तरह देखा। और इस फैक्ट्री को लीगलाइज और कंट्रोल करने के लिए उन्हें नए कानून बनाने पड़े। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया, जिसे बाद में 1878 में अमेंड किया गया। इस एक्ट ने फॉरेस्ट को 3 अलग कैटेगरीज में बांट दिया: रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स। ये कैटेगरीज तो आज भी हम सुनते हैं। उस वक्त इनका क्या इम्पैक्ट हुआ? रिजर्व्ड फॉरेस्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी के फॉरेस्ट थे। वहां से एक आम गांव वाला अपने घर बनाने के लिए या आग जलाने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं ले जा सकता था। सोचिए, उनका अपने ही घर में, अपने ही जंगल में एंट्री कंप्लीटली बैन हो गया। यह सोच का नहीं कितना टेरिफाइंग लगता है यार। सदियों से जो जंगल उनका अपना था, अचानक एक दिन एक फॉरेन गवर्नमेंट का कागज आता है और रूल्स बदल जाते हैं। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर क्या गुजरती होगी? अब उनका वहां शिकार करना, अपने जानवरों को चराना या वहां से फ्रूट्स और रूट्स इकट्ठा करना इलीगल हो गया। हाँ, जो चीज कल तक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, उनका सर्वाइवल था, आज वो क्राइम बन गई। वही। फिर पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड्स उन्हें परेशान करने लगे, उनसे फ्री में मजदूरी करवाने लगे, ब्राइब्स लेने लगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एक अलग ही प्रॉब्लम थी। उन्हें लगता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जब आग लगाई जाती है तो उससे उनके कीमती टिम्बर के पेड़ों में आग लगने का खतरा होता है। आग का खतरा तो था ही, पर उसका एक और बड़ा इकोनॉमिक रीजन भी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर चीज पर टैक्स लगाना था, क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए। जब लोग हर कुछ साल में अपनी जगह बदल लेंगे, जंगल में घूमते रहेंगे, तो उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, उनसे टैक्स कैसे वसूला जाएगा? ओह, मतलब कंट्रोल का इशू था। एग्जैक्टली। एक सेंट्रलाइज स्टेट के लिए ऐसी मोबाइल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एग्जैक्टली। इसलिए उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन ही लगा दिया। इन सब हार्श पॉलिसीज का नतीजा ये हुआ कि इन लोकल कम्युनिटीज को अपनी सदियों पुरानी जिंदगी, अपने त्योहार, अपनी आदत सब कंप्लीटली रीऑर्गेनाइज करनी पड़ी। पर देखो, जब सिस्टम आप पर ऐसे लॉज थोपता है जो आपके बेस सर्वाइवल को ही खतरे में डाल दे, तो चुपचाप लोग सहते नहीं हैं। एक कलेक्टिव एंगर या रिबेलियन आना तो तय है। लोगों ने इस सब को चुपचाप नहीं सहा। यहाँ हाईलाइट करनी जरूरी है इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज की रेजिलियंस। सही कहा। और यहाँ से बगावत शुरू होती है। जैसे बस्तर का रिबेलियन। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। सोचो, एक घना छत्तीसगढ़ का साल फॉरेस्ट, जहां पेड़ों की हाइट इतनी अलग-अलग और कैनोपी इतनी डेंस है कि जमीन पर धूप तक नहीं आती। फॉरेस्ट फ्लोर कंप्लीटली डार्क है। ऐसी जगह जहां सदियों से मरिया और मुरिया गोंड्स, धुरवाज और भातराज जैसी कम्युनिटीज रहती थीं, जिनका ये मानना था कि हर गांव को जमीन धरती माँ ने दी है और इसके बदले वो नेचर की रिस्पेक्ट करते थे, उसकी पूजा करते थे। बिल्कुल। फिर 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व करने का फैसला किया, तो वहां के लोग डर गए। उनका पूरा एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया। और उस डर को गुस्से में बदलने का काम किया इन फॉरेस्ट विलेजेस के कॉन्सेप्ट ने। पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कुछ गांवों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट में रहने की परमिशन दे दी, पर एक स्ट्रिक्ट शर्त पर कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल फ्री में काम करेंगे, पेड़ काटेंगे, लकड़ी ट्रांसपोर्ट करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। और बाकी सभी लोगों को बिना किसी नोटिस के वहां से निकाल दिया गया।
फ्री लेबर बेसिकली। और फिर जब फैमिन्स यानी आकार पड़े तो हालात और ज्यादा खराब हो गए। फिर 1910 में एक मास मूवमेंट शुरू हुआ। लोगों ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या वेपन्स के एक पूरा रिबेलियन ऑर्गेनाइज किया। कंगार फॉरेस्ट के धुरवाज कम्युनिटी ने इसमें बड़ा रोल निभाया और गुंडाधुर जैसे लीडर्स सामने आए। उन्होंने कम्युनिकेशन कैसे किया बिना टेक्नोलॉजी के? वही तो कमाल की बात है। उन्होंने गांव-गांव में आम की टहनियां यानी मैंगो बाउज, मिट्टी के ढेले, चिलीज और तीर भेजना शुरू किया। ये उनका तरीका था आपस में मैसेज पास करने का और लोगों को ब्रिटिश स्टेट के खिलाफ एकजुट करने का। उन्होंने बाजारों को लूटा, पुलिस स्टेशंस और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के घरों पर हमला किया। एक पूरी अपराइजिंग थी वो। हाँ, भला ही ब्रिटिश ट्रूप्स ने बाद में इस रिबेलियन को दबा दिया, पर उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि रिजर्वेशन का काम टेम्परेरीली रोक दिया गया और रिजर्व किए जाने वाले एरिया को करीब आधा कर दिया गया। ये आम लोगों की बहुत बड़ी जीत थी उस कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ हमारे इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। ऐसा ही बिल्कुल सेम पैटर्न हम इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में भी देखते हैं। जावा में? हाँ, वहां भी अंग्रेज थे? नहीं, वहां डच कॉलोनियल पावर अपना कंट्रोल जमा रही थी। जावा अपने टीक फॉरेस्ट के लिए काफी फेमस था और वहां कलंग्स नाम की एक लोकल कम्युनिटी रहती थी। ये कलंग्स इतनी एक्सपर्ट वुड कटर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे कि जब 1755 में जावा का मताराम किंगडम 2 हिस्सों में बटा तो वहां की 6000 कलंग फैमिलीज को दोनों राज्यों में बराबर बांटा गया। वेट, लोगों को बांटा गया जैसे कोई एसेट हो? हाँ, क्योंकि उनके बिना पैलेसेस के लिए टीक काटना नामुमकिन था। वो इतने स्किल्ड थे। तो जब डच वहां आए तो उन्हें भी शिप्स और रेलवेज के लिए लकड़ी चाहिए थी और इसलिए उन्होंने भी डायरेक्टली कलंग्स पर कंट्रोल करना चाहा होगा। वही कॉलोनियल प्लेबुक। बिल्कुल वही प्लेबुक। डच ने कोशिश की कि कलांग्स अब सिर्फ और सिर्फ उनके लिए फ्री में काम करें, लेकिन कलांग्स ने भी अपनी ऑटोनॉमी छीनने पर बगावत की। 1770 में उन्होंने एक डच फोर्ट पर अटैक कर दिया। हालांकि उन्हें भी दबा दिया गया, लेकिन विरोध वहां रुका नहीं। 19वीं सेंचुरी के एंड में वहां सुरोन्तिको सामीन नाम के एक शख्स ने एक नया मूवमेंट शुरू किया, सामिनिस्ट मूवमेंट। अच्छा, इन सामीन का क्या आर्ग्यूमेंट था? सामीन का आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल था। उन्होंने स्टेट के फॉरेस्ट ओनरशिप पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने लॉजिक दिया कि स्टेट ने हवा, पानी, जमीन और लकड़ी तो बनाई नहीं है, तो फिर स्टेट इसका मालिक कैसे हो सकता है? वाह, ये तो एक इतना फंडामेंटल और फिलॉसफिकल सवाल है जिसने डायरेक्टली उनकी ग्रीड पर अटैक किया। सही में। और इसी थॉट ने पूरे सामिनिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया। पता है, जब डच ऑफिशियल्स उनसे टैक्स कलेक्ट करने या जंगल का सर्वे करने आते थे तो सामिना के फॉलोअर्स विरोध में जमीन पर लेट जाते थे। उन्होंने टैक्स देने से, फाइन भरने से और उनके लिए फ्री लेबर करने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही नॉन वायलेंट और पावरफुल तरीका था उस कॉलोनियल सिस्टम को चैलेंज करने का। ये सच में गूज़बम्प्स देने वाली हिस्ट्री है यार। हम लोग हमेशा हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल को सिर्फ शहरों, एजुकेटेड एलिट्स और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पर ये ग्राउंड लेवल का स्ट्रगल था जहां आम लोग अपने पहाड़ों, अपने मिट्टी और अपने पेड़ों के लिए लड़ रहे थे। ये मॉडर्न दुनिया, ये फास्ट रेलवेज, ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इन सब के नीचे इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज का स्ट्रगल और उनका लॉस दबा हुआ है। हाँ, और इन डाइवर्स कम्युनिटीज, इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इन पास्टोरलिस्ट की हिस्ट्री और उनके एनवायरनमेंट पर पड़े इस डीप इम्पैक्ट को समझे बिना इस मॉडर्न दुनिया की कहानी को पूरी तरह से समझना इम्पॉसिबल है। सही बात है। मैं इस डिस्कशन के आखिर में बस एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा चुभने वाला पर्सपेक्टिव जोड़ना चाहूँगी। आज हम लोग 21वीं सेंचुरी में बैठकर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और मैस डिफॉरेस्टेशन की इतनी सारी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि दुनिया भर के लीडर्स बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। हाँ, क्लाइमेट समिट्स और ट्रीटीज होती हैं रोज। बिल्कुल, पर एक बार उस सो कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में सोचिए, जिस सिस्टम के नाम पर इन कॉलोनियल पावर्स ने नेचुरल फॉरेस्ट को नष्ट किया और सिंगल स्पीशीज वाले टीक और साल के प्लांटेशंस लगाए। पता है, आज की मॉडर्न इकोलॉजी और साइंस उसी सिंगल स्पीशीज प्लांटिंग को एक एनवायरमेंटल डिजास्टर मानती है। वाओ, ये तो पूरा आयरनी हो गया। तो आखिर साइंटिफिक था कौन? वो आम फॉरेस्ट ड्वेलर जो सदियों से 500 स्पीशीज को एक साथ पनपने देता था, जिसे ये नेचुरली पता था कि मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन रखनी है? या वो एरोगेंस से भरी कॉलोनियल पावर जिसने लकड़ी के लालच में और टैक्सेशन के ऑब्सेशन में पूरे के पूरे इकोसिस्टम को एक सिंपल टिम्बर फैक्ट्री समझ लिया?
यही तो आखिरी थॉट है सोचने के लिए। जिस ट्रेडिशनल नॉलेज को अंग्रेजों ने बैकवर्ड कह के मिटाने की कोशिश की, शायद आज क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दुनिया को सबसे ज्यादा उसी एडवांस ब्लूप्रिंट की जरूरत है। हम जिन सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हैं उनके आंसर्स शायद उन्हीं कम्युनिटीज के पास थे जिन्हें हिस्ट्री ने भुला दिया। ये डेफिनेटली एक ऐसा प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर हर इंसान को सीरियसली विचार करना चाहिए। आज के इस डीप डाइव से कम एक चीज तो एकदम क्लियर है कि हमारी हिस्ट्री में पिछड़ा क्या है और आधुनिक क्या, इसकी डेफिनेशंस हमें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस व्हाई डिफॉरेस्टेशन। मतलब सोचिए कि हम अपने घर के आंगन में आराम से बैठे हैं और अचानक कोई बाहर से आता है, दरवाजा तोड़ता है और कहता है कि यार तुम्हें जमीन का इस्तेमाल करना ही नहीं आता, ये तो बिल्कुल खाली पड़ी है, अनप्रोडक्टिव है। हाँ, और फिर वो आपको वहां से धक्का देकर निकाल दे और उस आंगन में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा दे। एग्जैक्टली। और आज के इन सोर्स मटेरियल्स का अगर हम गहरा विश्लेषण करें ना, तो समझ आता है कि सदियों पहले हमारे जंगलों के साथ बिल्कुल यही हुआ था। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि पेड़ों का कटना एक ऐसी समस्या है जो मॉडर्न फैक्ट्रीज या कार्स आने के बाद शुरू हुई। राइट, एक रीसेंट प्रॉब्लम लगती है। हाँ, पर कहानी से कहीं ज्यादा पुरानी और कॉम्प्लेक्स है। मैं तो हैरान रह गई थी पढ़कर। दरअसल अगर हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर गौर करें तो खेती के लिए जमीन साफ करना तो सदियों से चला आ रहा है। लोग बढ़ते थे, खेती बढ़ती थी, पर सोर्सेज दिखाते हैं कि कॉलोनियल रूल यानी जब अंग्रेजी शासन आया तो ये प्रोसेस पूरी तरह से बदल गया। मतलब एक सडन शिफ्ट आया। बिल्कुल। ये सिर्फ आम लोगों की जरूरत के लिए नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रक्चरल चेंज आया। जंगल काटने को एक डेलिब्रेट सिस्टमैटिक स्टेट पॉलिसी बना दिया गया। एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया जहां पेड़ काटना एक तरह से प्रोग्रेस का हिस्सा मान लिया गया। अच्छा, चलिए इस स्ट्रक्चरल चेंज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिस्टमैटिक और एक्सटेंसिव पॉलिसी से इनका मतलब था कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मास स्केल पर पेड़ काटे गए। और सोर्सेज में इसका जो सबसे पहला रीजन हाईलाइट किया गया है वो है लैंड को इम्प्रूव करना। राइट, इम्प्रूव करना। कि 1600s के आसपास इंडिया का सिर्फ 1/6 यानी करीब 16-17% लैंडमास खेती के अंडर था, पर आज वो फिगर लगभग 50% तक पहुंच चुका है। वो नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। वही तो मैं सोच रही थी कि ये एक्सपेंशन अचानक इतना फास्ट क्यों हो गया। पहले जो काम धीरे धीरे सदियों में होता था वो कॉलोनियल पीरियड में इतनी तेजी से क्यों होने लगा? इस रफ्तार के पीछे ना दो बड़े स्ट्रक्चरल कारण थे। पहला सीधा 19वीं सेंचुरी यूरोप की डेमोग्राफिक और इंडस्ट्रियल चेंजेस से जुड़ा था। यूरोप में शहर तेजी से बस रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी और वहां की इंडस्ट्रीज को लगातार रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। ओके, तो डिमांड वहां से आ रही थी। एग्जैक्टली। उन्हें अपने लोगों को फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स और फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स की सख्त जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कॉलोनीज में कॉमर्शियल क्रॉप्स को पुश किया, जैसे जूट, शुगर, वीट और कॉटन की मास स्केल पर फार्मिंग को फोर्स किया गया। पर एक बात थोड़ी चुभ रही है यहाँ। अगर डिमांड वहां थी तो वो वहीं खेती क्यों नहीं कर लेते थे? उन्हें कॉलोनीज की जमीन क्यों चाहिए थी इतनी डेस्परेटली? क्योंकि यूरोप में उनके पास जमीन की कमी थी और उनका पूरा फोकस सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। वो चाहते थे कि खेती का सारा हैवी लिफ्टिंग उन कॉलोनीज पर डाल दिया जाए जहां उनका कंट्रोल था। और यहां आता है दूसरा बड़ा कारण, एक डीप सीटेड साइकोलॉजिकल माइंडसेट। माइंडसेट? कैसा माइंडसेट? कॉलोनियल स्टेट का ये दृढ़ विश्वास था कि फॉरेस्ट्स बेसिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं। उनके हिसाब से घने जंगल सिर्फ एक विल्डरनेस थे, ऐसी जमीन जो इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि इस नेचुरल इकोसिस्टम को तोड़कर खेती के अंडर लाया जाए, ताकि वहां से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिल सके। हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिले और सबसे जरूरी बात, स्टेट का रेवेन्यू जनरेट हो। जंगल से उन्हें टैक्स नहीं मिलता था ना। इस स्पीड का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा लीजिए कि सिर्फ 1880 से 1920 के बीच कल्टिवेटेड एरिया करीब 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स बढ़ गया था। ओ बाप रे, 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स! ये आंकड़ा सच में दिमाग को हिला देने वाला है। और जो माइंडसेट की आपने बात की ना, वो अनप्रोडक्टिव विल्डरनेस वाली, हाँ, ये लॉजिक मुझे किसी और लेवल पे काफी रिलेटेबल लगता है। कैसे? अगर हम इसको एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी के चश्मे से देखें, तो जैसे कॉलोनी में किसी का प्लॉट सालों से खाली पड़ा हो, तो हर पड़ोसी और रिश्तेदार आके एडवाइस देता है, बोलते अरे ये प्लॉट इतने सालों से खाली है, इसमें बिल्डिंग खड़ी कर दो, रेंट आएगा, इसको प्रोडक्टिव बनाओ।
हाँ, बिल्कुल वही अंकल वाली एडवाइस। है ना? या फिर एक और एग्जाम्पल लीजिए, कोई बच्चा छुट्टी के दिन आराम से स्केच बना रहा हो या बस खाली बैठा हो, तो घर वालों को अचानक ऐसी टेंशन हो जाती है कि ये फ्री क्यों बैठा है, इसका वक्त और पोटेंशियल अनप्रोडक्टिव जा रहा है, इसको कोडिंग क्लास भेजो या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराओ। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल वही पावर स्ट्रक्चर दिखाती है जो कॉलोनाइजर्स का जंगलों के प्रति था। उन्हें उस वाइल्ड नेचुरल ब्यूटी या उसके अपने ऑर्गेनिक इकोसिस्टम से कोई मतलब ही नहीं था। राइट। जैसे एक पेरेंट बच्चे के आराम को वेस्ट ऑफ पोटेंशियल मानता है, वैसे ही कॉलोनाइजर्स उस बायोडाइवर्सिटी को वेस्ट ऑफ रेवेन्यू मानते थे। उनकी प्रोग्रेस की डेफिनेशन सिर्फ एक ही थी, जमीन से सीधा मुनाफा निकालना। और जो लोग इस बिजनेस मॉडल में फिट नहीं होते थे, उन्हें असभ्य या बैकवर्ड मान लिया जाता था। ये माइंडसेट किसी एक जगह का नहीं था, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा था। जैसे हमारे सोर्सेज में हॉन्डुरास का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। 1896 में रिचर्ड हार्डिंग नाम के एक अमेरिकन राइटर ने सेंट्रल अमेरिका के बारे में एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन लिखी थी। हाँ, वही ऑब्जर्वेशन जहां उसने लोकल लोगों को किसी दूसरे के घर में रहने वाला अनजान इंसान बता दिया था। मैं पढ़ रही थी वो। ठीक वही। हार्डिंग ने लिखा कि सेंट्रल अमेरिकन्स उन सेमी बारबेरियंस की तरह हैं जो एक ब्यूटीफुली फर्निश्ड हाउस में बैठे हैं, पर उन्हें अपने ही घर का इस्तेमाल करना नहीं आता। वाओ, द ऑडेसिटी। एग्जैक्टली। उसका आर्ग्यूमेंट था कि क्योंकि वो लोग लैंड का इंडस्ट्रियल यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी ग्रेट पावर को आकर इस अनइम्प्रूव्ड जमीन का कंट्रोल ले लेना चाहिए। और आप देखो, ठीक 3 साल बाद 1899 में वहां अमेरिकन ओन्ड यूनाइटेड फ्रूट कंपनी आती है। ओ, वही फेमस कंपनी। हाँ, उन्होंने इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाना फार्मिंग शुरू की और वहां की गवर्नमेंट्स पर इतना ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया कि आगे चलकर इन देशों को बनाना रिपब्लिक्स का टैग दे दिया गया। ये एरोगेंस का अजीब ही लेवल है। मतलब अगर आपके घर का इंटीरियर मुझे पसंद नहीं आया या आप मेरे हिसाब से अपने घर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सेमी बारबेरियन बोलकर आपके घर पर कब्जा कर लूंगी। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी हो गई। और यही एरोगेंस एक कानूनी शक्ल भी ले लेती थी। फॉर्मली हमारे सोर्सेज में एक बॉक्स 1 का सेक्शन है जो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करता है। जब वाइट सेटलर्स ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने उस पूरे कॉन्टिनेंट को एक लीगल टर्म दे दिया, टेरा नलियस। टेरा नलियस, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एम्प्टी लैंड, या ऐसी जमीन जो टेक्निकली किसी की नहीं है, जबकि हकीकत ये थी कि वहां एबोरिजिनल कम्युनिटीज सदियों से रह रही थी। उनका उस जमीन के साथ एक बहुत डीप स्पिरिचुअल और सोशो इकोनॉमिक कनेक्शन था। राइट, उसमें गैरेंजरी लोगों का स्पेसिफिकली मेंशन है, जिनका इकोसिस्टम तो काफी कॉम्प्लेक्स और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था, मैंने सोर्सेज में देखा। बिल्कुल। गैरेंजरी लोग अपनी जमीन को अपने फर्स्ट एंसेस्टर, जिनका नाम गुरु नंदरे था, उनकी सिंबॉलिक बॉडी मानते थे। वो एक लैंड सिर्फ जंगल नहीं था उनके लिए, उसमें 5 अलग एनवायरमेंट्स थे। 5 अलग एनवायरमेंट्स? हाँ, सॉल्ट वाटर, रिवराइन ट्रैक्ट्स, लेक्स, बुश और डेजर्ट प्लेन्स। और ये 5 एनवायरमेंट्स मिलकर उनकी अलग अलग जरूरतों को नेचुरली पूरा करते थे। पर कॉलोनाइजर्स को वहां रोज में लगी हुई कमर्शियल क्रॉप्स नहीं दिखी, तो उन्होंने सिंपली अज्यूम कर लिया कि जमीन खाली है और वहां कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है। मतलब उनका लेंस इतना नैरो था कि खेती नहीं हो रही तो मतलब लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते। वही ना। एक और विविड एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका का है, जहां लकोटा ट्राइब रहती थी। ग्रेट प्लेन्स में लकोटा लोग मेज उगाते थे, वाइल्ड प्लांट्स फॉरेस्ट करते थे और सबसे जरूरी चीज बाइसन हंटिंग करते थे। ये एक कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड और सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी थी उनकी। पर इंग्लिश सेटलर्स आए तो उन्हें लगा कि इतने बड़े ओपन लैंड को बाइसन्स के घूमने के लिए खाली छोड़ना एक और वेस्ट है, तो उन्होंने बाइसन्स को ही रास्ते से हटा दिया। राइट? हाँ, बाइसन्स का मास स्केल स्लॉटर हुआ 1860s के बाद, और एक ही झटके में लकोटा ट्राइब का पूरा इकोसिस्टम, उनका खाना, उनका सर्वाइवल सब खत्म हो गया। कितना ट्रैजिक है ये। बेसिकली जिसको ये लोग प्रोग्रेस बोल रहे थे, वो एक्चुअली किसी और के फर्निश्ड हाउस को तोड़ना और उनके रिसोर्सेज पर मोनोपोली बनाना था। खैर, चलिए इस चर्चा के अगले पहलू पर आते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ खेती की जमीन लेने पर रुकी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीन लेने के बाद उन क्रॉप्स को मूव करने के लिए एक नई मशीनरी बनानी थी, और उस मशीनरी ने एक नई भूख को जन्म दिया, टिम्बर, यानी लकड़ी की भूख। एक बार जब स्टेट ने फॉरेस्ट्स को अपनी प्रॉपर्टी मान लिया ना, तो कॉलोनी के रिसोर्सेज उनके अपने ग्लोबल सप्लाई चेन का रॉ मटेरियल बन गए। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन गई थी कि कॉलोनीज का रिसोर्स बेसिकली उनका अपना रिसोर्स है। और 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा क्राइसिस आकर खड़ा हो गया,
जिसे दी ओक क्राइसिस कहा गया। द ओक क्राइसिस। हाँ, इंग्लैंड के अपने ओक फॉरेस्ट बहुत तेजी से गायब हो रहे थे। रुकिए, इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। इंग्लैंड में ओक के पेड़ खत्म हो रहे हैं, ये समस्या उनकी है, पर इसका इंडिया के जंगलों से क्या लेना देना? अगर उन्हें लकड़ी चाहिए भी थी तो समुद्र पार से इतने भारी लॉग्स इंडिया से इंग्लैंड ले जाना तो बहुत महंगा और इम्प्रैक्टिकल पड़ेगा ना? देखने में इम्प्रैक्टिकल लगता है, एग्री, पर जब बात एक ग्लोबल एम्पायर के सर्वाइवल की हो ना, तो कॉस्ट से ज्यादा कंट्रोल मैटर करता है। रॉयल नेवी उनकी इंपीरियल पावर की सबसे बड़ी ताकत थी। बिना स्ट्रॉन्ग नेवल शिप्स के वो अपनी इतनी सारी कॉलोनीज को कंट्रोल कैसे करते? ओह राइट, नेवी के बिना तो एम्पायर जीरो है। एग्जैक्टली। और उस वक्त नेवी के शिप्स ओक की मजबूत लकड़ी से ही बनते थे। अगर ओक नहीं तो शिप्स नहीं, शिप्स नहीं तो एम्पायर खत्म। इसलिए 1820s आते आते ब्रिटिश ने इंडिया के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए बाकायदा सर्च पार्टीज भेज दी। सर्च पार्टीज? जैसे ट्रेजर हंट हो। एक तरह से वही था। उन्हें समझ आ गया था कि इंडिया का ट्रॉपिकल टीक और साल टिम्बर ओक के परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है। एक डेकेड के अंदर ही मास फेलिंग शुरू हो गई और ह्यूज क्वांटिटीज में लकड़ी इंडिया से इंग्लैंड शिप होने लगी। मतलब उनकी ग्लोबल डोमिनेंस की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो रहा था, तो उन्होंने हमारा जंगल काटकर अपनी टंकी फुल कर ली। वाह! लेकिन ये ओक क्राइसिस तो मुझे फिर भी एक माइनर हिकअप लगता है जब हम उस चीज को देखते हैं जिसने सच में हमारे जंगलों का नक्शा कंप्लीटली बदल दिया। आप रेलवेज की बात कर रही हैं? हाँ, 1850s में आती हैं रेलवेज, द रेलवे बूम। एक तरफ कॉलोनियलिज्म को चलाने के लिए शिप्स चाहिए थे, तो दूसरी तरफ इंटीरियर ट्रेड और ट्रुप्स को जल्दी मूव करने के लिए ट्रेन्स, और ट्रेन्स को चलाने के लिए एंडलेस लकड़ी चाहिए थी। रेलवेज के आने से फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का जो स्केल था ना, वो कुछ और ही लेवल पर चला गया। उन दिनों ट्रेन लाइंस लगाने और चलाने के लिए दो सबसे अहम चीजें लकड़ी थी। पहला, स्टीम लोकोमोटिव्स के बॉयलर को गर्म करने के लिए वुड फ्यूल, और दूसरा और उससे भी ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट, स्लीपर्स। स्लीपर्स यानी वो भारी वुडन प्लैंक्स जो लोहे के रेलवे ट्रैक्स के बिल्कुल नीचे लगते हैं। उन्हें पैरेलल और इंटैक्ट रखने के लिए बिछे होते हैं। आजकल तो हमें ये कंक्रीट के दिखते हैं, पर उस जमाने में ये सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के बनते थे। हाँ, और इसकी डिमांड इतनी मैसिव थी कि अगर हम इन नंबर्स को डिकोड करें तो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। एक एवरेज हिसाब के मुताबिक सिर्फ 1 माइल रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए लगभग 1707 से लेकर 2000 स्लीपर्स चाहिए होते थे, और एक स्लीपर एक बड़े पेड़ के ट्रंक से ही निकल सकता था। वेट, 1 माइल के लिए 2000 बड़े पेड़? और अगर हम ट्रैक्स की लंबाई देखें तो सोर्सेज बताते हैं कि 1890 तक 25,500 किलोमीटर्स का ट्रैक बिछ चुका था, और 1946 आते आते ये फिगर 7,65,000 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुका था। मैं तो मैथ करते करते थक जाऊंगी। वही ना, इन स्लीपर्स को अगर एक के बाद एक जोड़ा जाए तो शायद ये धरती के कई चक्कर लगा लें। इसका सीधा मतलब ये है कि हर 1 किलोमीटर का ट्रैक लिटरली एक पूरे जंगल की कब्र पर बिछा था। बिल्कुल। और इन नंबर्स के पीछे एक पूरी इंस्टीट्यूशनल बैकिंग थी। मद्रास प्रेसिडेंसी का डेटा इसका प्रमाण है। 1850 के दौरान सिर्फ इस एक टेरिटरी में हर साल 35,000 पेड़ एक्सक्लूसिवली रेलवेज की स्लीपर्स बनाने के लिए काटे जाते थे। हर साल 35,000 सिर्फ एक एरिया में? हाँ, और क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेले ये सब मैनेज नहीं कर सकता था, तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया और उन्हें सप्लाई के मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स बांट दिए। और हम तो जानते ही हैं कि जब कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी चेक एंड बैलेंस के मैसिव टारगेट्स मिलते हैं तो अंजाम क्या होता है? मैं इसे बिग फैट इंडियन वेडिंग एनालॉजी कहती हूँ। अच्छा, वो कैसे? जैसे किसी बहुत अमीर ओवर द टॉप शादी में कॉन्ट्रैक्टर्स और केटरर्स को बस बोल दिया जाता है कि भाई देखो, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, बजट की चिंता मत करो। फिर चाहे कितना भी खाना डस्टबिन में जाए, आसपास की जगह पर कितना भी कचरा फैले, किसी को परवाह नहीं होती, बस इवेंट ग्रैंड दिखना चाहिए। यहाँ पर उन कॉन्ट्रैक्टर्स का इवेंट था रेलवे लाइंस बिछाना। ये बहुत एप्ट कंपैरिजन है। उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेटली पेड़ काटने शुरू कर दिए थे। रेलवे ट्रैक्स के आसपास के पूरे इकोसिस्टम कुछ ही वक्त में राख हो गए। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को तो बस पेड़ काटने के पैसे मिल रहे थे, जंगल बचाने के थोड़ी। एग्जैक्टली। सोर्स मटेरियल का जो सोर्स बी है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक और चिलिंग इंस्टेंस शेयर करता है इस बारे में। इंडस वैली रेलवे का कंस्ट्रक्शन होना था मुल्तान से सुकुर के बीच, जो कि करीब 300 माइल लंबा स्ट्रेच था। ओके। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें एक साथ 6 लाख स्लीपर्स की जरूरत थी।
एक टिपिकल स्लीपर का साइज देखिए आप, 10 फीट लंबा, 10 इंच चौड़ा और 5 इंच मोटा। इनका कंबाइंड वॉल्यूम 2 मिलियन क्यूबिक फीट से भी ज्यादा था। ओह माय गॉड। और इन स्लीपर्स को बनवाने के लिए सिंध के फॉरेस्ट्स पूरे के पूरे काट दिए गए। साथ ही हर दिन एक ट्रेन चलती थी और उस लोकोमोटिव को पावर देने के लिए डेली फ्यूल चाहिए था, जिसके नतीजे में सिंध और पंजाब के तमारिस्क और जैन फॉरेस्ट को एसेंशियली वाइप आउट ही कर दिया गया। ये नंबर्स बहुत ओवरवेलमिंग है। लाहौर से मुल्तान वाली लाइन के लिए तो 22 लाख स्लीपर्स का एस्टिमेट था। एक पूरा लिविंग इकोसिस्टम धुएं और वुडन प्लैंक्स में तब्दील हो गया। इस पूरे प्रोसेस में ना मैंने एक ऐसी आयरॉनिकल डिटेल पढ़ी थी जो काफी डिस्टर्बिंग लगती है। जमीन क्लियर हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, पर ये पेड़ काटने वाले लोग आखिर थे कौन? आदिवासी। हाँ, लोकल आदिवासी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हीं लोकल आदिवासी और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को मजदूर के तौर पर हायर किया था इन पेड़ों को काटने और स्लीपर्स शेप करने के लिए। ये वही लोग थे जिन्हें उन्हीं पेड़ों से अपना आशियाना बनाना होता था। ये एक्सप्लॉयटेशन का एक बहुत गहरा रूप है। आदिवासियों को एक लेबर फोर्स की तरह इस्तेमाल किया गया इंपीरियल ट्रेन्स की पट्टियां बिछाने के लिए। पर पावर डायनामिक्स देखिए यहाँ, जब बात आई उन्हीं आदिवासियों की अपनी छोटी सी जरूरत की, तो कानून अचानक बदल चुका था। उन्हें अपने खुद के झोपड़े या घर बनाने के लिए उन्हीं जंगलों से एक भी पेड़ काटने की परमिशन नहीं थी। ये कानूनन जुर्म हो गया था। अपना ही घर बनाने के लिए आप अपने आंगन का पेड़ नहीं छू सकते, पर एम्पायर के लिए आप वही पेड़ दिन रात काटेंगे। कितना क्रूअल है ये। विजुअल्स जो सोर्सेज में दिए गए हैं वो इस डायकोटमी को बहुत विविडली कैप्चर करते हैं। रंगून के टिम्बर यार्ड्स की फोटोज देखिए, जहां भारी भरकम हाथी उन मैसिव स्क्वायर लॉग्स को उठा रहे हैं। हाँ, और चिटागोंग हिल ट्रैक्स में कासलोंग रिवर के ऊपर तैरते हुए अनगिनत बैम्बू राफ्ट्स देखने में एक इंडस्ट्रियल मशीन लगती है जो नेचुरल वर्ल्ड को पूरी तरह से कंज्यूम कर रही है। बिल्कुल मशीन की तरह। एक तरफ कमर्शियल ट्रक्स भर भर के लॉग्स ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोकल औरतें अपने सर पर थोड़ा सा फ्यूल वुड उठाकर ले जा रही हैं, जिसे अब चोरी या अपराध माना जा रहा है। सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया था। वो तस्वीरें सफलता से ये दिखाती हैं कि कैसे फॉरेस्ट को एक लिविंग हैबिटेट से ड्रास्टिकली कन्वर्ट करके सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन का रॉ मटेरियल गोडाउन बना दिया गया था। चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। खेती और स्टेट रेवेन्यू के लिए बेस्ट लैंड ले ली गई, नेवी के ओक शिप्स और इंटरनल मूवमेंट के लिए मैसिव रेलवे नेटवर्क के फ्यूल और स्लीपर्स के चक्कर में आसपास के जंगल वाइप आउट हो गए। जब ये बेसिक इंपीरियल नीड्स पूरी हो गईं, तो उन्होंने सोचा कि इन रेल रोड्स और शिप्स का फायदा आम पब्लिक के लग्जरी के लिए भी तो उठाया जाए, और इसने जन्म दिया प्लांटेशंस को। राइट। एक नई सदी में यूरोप का सोसाइटी और कल्चर चेंज हो रहा था। अब लोगों को ग्लोबल कमोडिटीज की आदत पड़ रही थी, खासकर टी, कॉफी और रबर। उनकी डेली हैबिट्स बदल रही थी और इस डिमांड ने एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ना शुरू किया। सुबह की चाय और शाम की कॉफी, मतलब शिप्स और ट्रेन्स के बाद अब सीधा यूरोप की रसोई तक सप्लाई चेन बनानी थी इनको। पर इसके लिए उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई? पूरा लैंड तो ऑक्यूपाई हो गया था लगभग। उन्होंने एनक्लोजर्स का सहारा लिया। कॉलोनियल स्टेट ने बचे हुए नेचुरल फॉरेस्ट के वास्ट एरियाज टेक ओवर कर लिए। फिर एक लीगल स्लाइट ऑफ हैंड से उन फॉरेस्ट लैंड्स को यूरोपियन प्लांटर्स को बिल्कुल कौड़ियों का दाम, यानी बहुत चीप रेट्स पर दे दिया गया। पर एक सेकेंड, ये एनक्लोजर जमीन पर प्रैक्टिकली होता कैसे है? क्या बस एक नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने और काम हो गया, या इसमें फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व थी? इसमें लीगल और फिजिकल दोनों फोर्सेस थी। पहले जंगल एक कलेक्टिव कम्युनिटी प्रॉपर्टी हुआ करता था। एनक्लोजर आने के बाद स्टेट ने बाकायदा उस जगह के चारों तरफ फेंसेस लगा दी। रातों रात वो जमीन पब्लिक या आदिवासी रिसोर्स से हटकर एक यूरोपियन प्लांटर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। फेंसिंग कर दी। हाँ, वहां ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड के बोर्ड लगा गए। पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करके उसे प्योरली कमर्शियल मोनोकल्चर जैसे टी और कॉफी एस्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो लोकल सदियों से वहां फ्रूट्स या लकड़ी लेने जाते थे, अब वो वहां कदम रखते ही मुजरिम बन जाते थे। ये सुनकर मुझे आज के वक्त का एक सिनेरियो ध्यान आता है। जैसे शहर के किसी बड़े कॉर्पोरेट जायंट को अचानक जमीन चाहिए हो, तो वो किसी छोटे गांव की जमीन बिल्कुल चीप दाम पर खरीद लें, एक मैसिव बाउंड्री वॉल खड़ी कर दे, वहां के लोकल लोगों को उनके ही गांव से बेदखल कर दें और फिर उस जगह पर एक प्रीमियम वीआईपी सोसाइटी या रिजॉर्ट बना दें। ये हर रोज होता देखते हम। किस लिए? ताकि शहर के अपर क्लास लोगों को उनकी इम्पोर्टेड कॉफी बालकनी में बैठकर शांति से पीने को मिले। सॉस मटेरियल्स में एक प्लेजर ब्रांड टी का एडवर्ट भी दिया गया है। उस लेबल को देखिए, एक तरफ ग्राउंड जीरो पर लोकल लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है,
उनका एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है, और दूसरी तरफ लंदन के ड्राइंग रूम्स में लोग इस प्लेजर ब्रांड को एंजॉय कर रहे हैं। लिटरली किसी का आंगन तोड़कर अपनी लग्जरी चाय उगाली जा रही है। ये प्लेजर ब्रांड टी का लेबल उस पूरे कॉलोनियल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा व्यंग्य है। जिस प्रोडक्ट को बनाने में पूरे इकोसिस्टम का नाश हुआ, लोगों को उनकी जमीन से हटाया गया, उस प्रोडक्ट को एक सोफिस्टिकेटेड रिलैक्सिंग लग्जरी आइटम की तरह मार्केट में बेचा जा रहा था। सो अल्टीमेटली आज का ये डीप डाइव ये साफ करता है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब बस पेड़ काटना नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल वायलेंस थी। पहले लैंड को खेती के नाम पर इम्प्रूव करना, फिर उस मशीनरी को चलाने के लिए ओक और स्लीपर्स सप्लाई करना, और आखिर में लग्जरी के लिए प्लांटेशंस की फेंसेस लगा देना। ये एक ग्लोबल विजन था जिसने जंगल को हमेशा के लिए सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन टूल बना दिया। बिल्कुल, और इस इतिहास से गुजरते हुए एक बहुत ही जरूरी पहलू सामने आता है। उन दिनों लोग फॉरेस्ट्स को एक रिसोर्स पूल मानते थे, पर आज हम जब इस पर मुड़कर देखते हैं तो क्या हमने सच में अपनी सोच बदली है? पर आजकल हम दुनिया भर में कार्बन क्रेडिट्स और रिफॉरेस्टेशन ड्राइव्स की बहुत चर्चा सुनते हैं, जहां डेवलप्ड देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज मैसिव पोल्यूशन करती हैं, पर उसकी भरपाई के लिए वो किसी डेवलपिंग देश में जाकर जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीद लेती हैं, वहां फेंसिंग कर देती हैं और पेड़ लगाने का टैग लगा देती हैं। लोकल कम्युनिटीज को फिर से उस जमीन से दूर कर दिया जाता है। तो क्या ये आज के दौर का एक नया इंक्लूजर तो नहीं, एक नया ग्रीन कॉलोनियलिज्म जहां जमीन आज भी लोकल से छीनकर एक ग्लोबल मशीनरी के पाप धोने के काम आ रही है? तो इस बात पर सोचिएगा जरूर। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। क्या ये थोड़ा हैरानी की बात नहीं लगती कि जिन पॉलिसीज को हम आज एनवायरनमेंट बचाने के नाम पर देखते हैं, उनकी असल शुरुआत पेड़ों को बचाने के लिए नहीं हुई थी? हाँ, एक्चुअली उनका पर्पस बिल्कुल उल्टा था। राइट, बल्कि उन्हें काटने की सबसे बड़ी मोनोपोली बनाने के लिए ये सब शुरू हुआ था। कॉन्टेक्स्ट ये है कि उन दिनों ब्रिटिश एम्पायर बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा था पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली उन्हें अपनी बड़ी बड़ी शिप्स बिल्ड करनी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका रेलवे नेटवर्क अग्रेसिवली स्प्रेड हो रहा था। अब ट्रेन्स और शिप्स बनानी है तो उन्हें एक चीज की सबसे ज्यादा भूख थी, टिम्बर। हाँ, टिम्बर, बढ़िया क्वालिटी की लकड़ी। लेकिन जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि लोकल लोग फॉरेस्ट्स को अपने डेली यूज के लिए फ्रीली एक्सेस कर रहे हैं और कुछ ट्रेडर्स केयरलेसली पेड़ काट रहे हैं, तो उन्हें बेसिकली पैनिक अटैक आ गया। राइट, उन्हें लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ब्रिटिश एम्पायर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लकड़ी बचेगी ही नहीं। वही तो। their entire expansion relied on an uninterrupted supply of strong, durable wood. तो इस पैनिक मोड में उन्होंने सोचा कि इस पूरे सिस्टम को एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एक बाहरी एक्सपर्ट। हाँ, यहाँ एंट्री होती है एक जर्मन एक्सपर्ट की जिनका नाम था डीट्रिक ब्रांडिस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें इंडिया बुलाया और उन्हें पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बना दिया। वेट, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। एक अकेला जर्मन एक्सपर्ट आके इतने बड़े देश के जंगलों को अचानक से कंट्रोल कैसे कर सकता है? यही तो कैच है। मतलब उसने आते ही ऐसा क्या किया जिससे पूरा सिस्टम पलट गया? क्योंकि ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे किसी कंपनी में जब मैनेजमेंट को लगता है कि प्रॉफिट्स नहीं आ रहे तो वो एक स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं। ओह एब्सोल्युटली, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ना? एक कंसल्टेंट जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, बस उसे बैलेंस शीट ठीक करनी होती है। उनका मेन मोटिव फॉरेस्ट की भलाई तो था ही नहीं, बल्कि एक नया पावर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना था ताकि ऊपर बैठे लोगों को मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। हाँ, ये कॉर्पोरेट कंसल्टेंट वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है यहाँ। और इस डीप डाइव का मेन मिशन भी यही है कि हम इसको अनपैक करें। राइट। हम ये डीपली एनालाइज करेंगे कि कैसे इस एक सिंगल मूव ने, जिसे उन्होंने बाद में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया, कैसे इसने लाखों फॉरेस्ट ड्वेलर्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और उनके सर्वाइवल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। पूरी लाइफ पलट दी उनकी। बिल्कुल, उनकी नेचुरल दुनिया जिसके साथ वो सदियों से हार्मनी में रह रहे थे, उसे अचानक से एक रिजिड प्रॉफिट ड्रिवन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया। ब्रांडिस ने आते ही एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट तैयार किया। ओके। उसने रियलाइज किया कि इस नए सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए लीगल सैंक्शन चाहिए, रूल्स चाहिए, तो उसने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया। 1864 में?
राइट। हाँ, उसके अगले ही साल 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉर्मुलेट करने में हेल्प की और इस पूरे सिस्टम को फॉर्मली सिखाने के लिए 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। ओ देहरादून वाला। एग्जैक्टली। जो सिस्टम वहाँ पढ़ाया जाता था उसे उन्होंने नाम दिया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आई मीन सुनने में कितना प्रोग्रेसिव और लॉजिकल लगता है ना। बहुत फैंसी टर्म है। हाँ, ऐसा लगता है जिससे इकोलॉजी की बहुत डीप स्टडी हो रही हो। लेकिन अगर हम मॉडर्न इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये वाकई में साइंटिफिक था? बिल्कुल नहीं। इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का ब्रूटल सच ये था कि जो नेचुरल फॉरेस्ट्स थे, जहां हजारों अलग अलग तरह के पेड़, पौधे और जानवर एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में रहते थे, उस पूरे इकोसिस्टम को ही उन्होंने मिटा दिया। हाँ, उन्हें पूरी तरह से काट दिया गया। उन्हें क्लियर करके उनकी जगह पर सिर्फ एक ही टाइप के पेड़ स्ट्रेट रोज में प्लांट किए गए, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं आजकल। मतलब एकदम सीधी लाइंस में? राइट। इसके पीछे का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल पर डिस्ट्रक्टिव था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जिसे वो लंदन में बैठे बैठे इजीली कैलकुलेट कर सके। स्प्रेडशीट पे फिट आ जाए बस। इसके लिए एक नाइटमेयर था। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइंस में सिर्फ एक ही स्पीशीज के पेड़ होंगे तो उन्हें काउंट करना, उनकी ग्रोथ मेजर करना और उनकी फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। वाह। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एरियाज का सर्वे करते थे, देखते थे कहाँ कितना फॉरेस्ट कवर है और वर्किंग प्लान्स बनाते थे कि हर साल कितना एरिया काटना है और वहाँ वापस वही मोनोक्रॉप प्लांट करनी है। जैसे इटली में पॉपुलर फॉरेस्ट्स थे या फिर कांगड़ा में देवदार प्लांटेशंस। मतलब ये एसेंशियली नेचर को एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस था। बिल्कुल, एक फैक्ट्री मॉडल। एक स्प्रेडशीट के लिए जंगल को क्लियर कर दिया। आई मीन इट्स लाइक टेयरिंग डाउन अ वाइब्रेंट मेसी लोकल मार्केट। एक ऐसी मार्केट जहां आपको सब्जी से लेकर हार्डवेयर, कपड़े और स्ट्रीट फूड सब मिलता है। हाँ, सब कुछ एक जगह। और उस मार्केट को तोड़कर वहां 50 आइडेंटिकल शोरूम्स बना दिए जाएं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइज की लकड़ी बेचते हो। इकोनॉमिकल? हाँ, शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टैक्स कलेक्शन के लिए। यस। डेफिनेटली इकोनॉमिकल था उनके लिए। पर इकोलॉजिकल? एब्सोल्युटली नॉट। ये प्योरली कमर्शियल फॉरेस्ट्री थी जिसे साइंस के नाम पर लेजिटिमेट बनाया जा रहा था। सही बात है। और इस कमर्शियल मशीनरी को लीगली स्ट्रांग बनाने के लिए 1865 के फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार अमेंड किया गया, 1878 और 1927 में। ओके, तो लॉज और स्ट्रिक्ट कर दिए। हाँ, इसमें 1878 वाला अमेंडमेंट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और डिस्ट्रक्टिव था क्योंकि इसने ग्राउंड लेवल पर एक स्ट्रक्चरल चेंज ला दिया। इसने फॉरेस्ट को 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 3 कैटेगरीज में? कौन कौन सी? रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के फॉरेस्ट थे, जहां सबसे लंबे और स्ट्रॉन्ग पेड़ थे, उन्हें रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और वहां लोग जा सकते थे। नहीं, यहाँ लोकल्स की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई। पूरी तरह से बंद? एकदम बंद। तो अगर किसी गांव वाले को अपना छोटा सा झोपड़ा बनाना है या सर्दी में आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो वो क्या करेगा? वो उस रिजर्व्ड फॉरेस्ट से एक सूखी डाल भी नहीं उठा सकता था। एक पत्ता तक नहीं उठा सकते थे वो। उन्हें सिर्फ प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से गुजारा करना पड़ता था, और वो भी तब जब उनके पास स्पेसिफिक परमिशंस हो। ये तो बहुत बड़ा शॉक होगा उनके लिए। ओह, मैसिव शॉक था। एक आम इंसान की लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हम सोच सकते हैं। सोचिए अगर किसी आम इंसान के घर के आंगन पर उसके बैकयार्ड में अचानक कोई बाहर से आकर ताला लगा दे। राइट। एक ऐसी जगह जहां उसकी जनरेशंस खेली हैं, बड़ी हुई हैं, अचानक से वो जाना एक क्राइम बन जाए। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन विलेजेस का जो डेली रूटीन था वो इस बैन से पहले कैसा होता था। मतलब लोग एक्चुअली सर्वाइव कैसे करते थे इन फॉरेस्ट के भरोसे। देखिए, दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या चाहिए था? उन्हें तो टिम्बर चाहिए था। हाँ, उन्हें चाहिए थे टॉल, स्ट्रेट, हार्डवुड के पेड़ जैसे टीक और साल, जो शिप्स और रेलवेज के लिए परफेक्ट थे। इन पेड़ों में ब्रांचेस कम होती हैं और ट्रंक बहुत लंबा होता है। लेकिन विलेजर्स का विजन बिल्कुल अलग था। उनका क्या विजन था? उन्हें एक गुड फॉरेस्ट वो लगता था जहां मिक्सचर ऑफ स्पीशीज हों। उन्हें स्ट्रेट लकड़ी से ज्यादा उन पेड़ों की जरूरत थी जो उनकी डेली नीड्स पूरी कर सकें, फ्यूल, फॉडर और लीव्स। वाह, वो जंगल उनके लिए लिटरली एक सुपर मेगा मार्ट था। ऐसा सुपरमार्केट जहां हर आइल में कुछ न कुछ एसेंशियल मिलता था। सोर्सेज में जब मैं उनके यूजेस पढ़ रहा था तो मैं हैरान रह गया। हाँ, बहुत डाइवर्स यूजेस थे।
जैसे मॉनसून की फसल आने से पहले के महीनों में जब गांव में अनाज कम होता था तो ये फॉरेस्ट उनकी सर्वाइवल का मेन सोर्स होता था। न्यूट्रिशियस रूट्स, ट्यूबर्स और फ्रूट्स उनकी बेसिक डाइट होती थी। और सिर्फ खाना नहीं, हर छोटी बड़ी जरूरत उसी को सिस्टम से आती थी। हर्ब्स मेडिसिन के लिए यूज होते थे, लकड़ी से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनते थे जैसे हल और योक्स जिससे खेती होती थी। राइट? बैम्बू की तो पूरी एक अलग ही इकोनॉमी थी। बैम्बू उस जमाने का प्लास्टिक था, उससे एक्सीलेंट फेंसेस, टोकरियां और अम्ब्रेलाज बनते थे। वाओ, अम्ब्रेलाज भी? हाँ, एक सूखी हुई लौकी यानी गॉड को अंदर से स्कूप आउट करके वो एक परफेक्ट पोर्टेबल वाटर बॉटल बना लेते थे। ये डेली लाइफ के हैक्स कितने फैसिनेटिंग है यार। और वो एक क्रीपर थी ना, स्यादी क्रीपर। हाँ, बौहीनिया वाइली जिसका साइंटिफिक नाम है। राइट, उसको यूज करके बहुत मजबूत रस्सियां बनाई जाती थी। और सेमूर यानी सिल्क कॉटन ट्री की जो कांटेदार बार्क होती थी उसको एज अ वेजिटेबल ग्रेटर यूज करते थे। बिल्कुल। डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स चाहिए, वो पत्तों को स्टिच करके पत्तल बना लेते थे। हम आज मॉडर्न दुनिया में सस्टेनेबिलिटी और जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वहां ये प्रैक्टिसेस सदियों से उनकी एवरीडे रियलिटी थी। और एक सबसे मैजिकल ट्री जिसका मेंशन इस सोर्स मटेरियल में बहुत डीपली किया गया है वो है महुआ का पेड़। ओ हाँ, महुआ। महुआ के फूल लोग सुबह अंधेरा रहते ही कलेक्ट करने निकल जाते थे। ये फूल खाए भी जाते थे और इनसे अल्कोहल भी बनती थी। और उसके जो बीज या सीड्स थे उनसे कुकिंग और लैम्प्स जलाने के लिए ऑयल निकाला जाता था। महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, उनकी इकोनॉमी और कल्चर का सेंटर था। लेकिन फिर ये नए फॉरेस्ट एक्ट्स आ गए और इन लॉज ने एक झटके में एक सदियों पुराने लाइफस्टाइल को क्रिमिनलाइज कर दिया। जो प्रैक्टिसेस उनके कस्टमरी राइट्स थे अचानक से इलीगल हो गए। सब कुछ इलीगल। घर बनाने की लकड़ी काटना, कैटल ग्रेज करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, मेरा मतलब सब कुछ बंद। लोग मजबूर हो गए कि वो अपने ही फॉरेस्ट से, जो कल तक उनका घर था, वहां से लकड़ी चुराएं। और जब वो पकड़े जाते थे, जो कि बहुत आम बात थी उन दिनों, तो फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस कांस्टेबल्स उन्हें बुरी तरह हरास करते थे। ब्राइब्स मांगना एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी। ये तो होना ही था। इन गार्ड्स के पास इतनी अनचेक्ड पावर आ गई थी कि वो लोगों से फ्रीली पैसे, खाना या इवन फ्री लेबर डिमांड करते थे। थिंक अबाउट द फैमिली डायनामिक्स एंड स्ट्रेस हियर। औरतों पर इसका सबसे बड़ा प्रेशर आया होगा क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए फ्यूल वुड कलेक्ट करना हिस्टोरिकली उन्हीं का काम होता था। हाँ, मेजरली औरतों का ही काम था। अचानक से एक लॉ पास होता है और उनका अपनी फैमिली को फीड करने का कोर रिसोर्स इलीगल हो जाता है। इट्स लाइक अचानक से किसी अथॉरिटी ने घर की किचन में घुसने पर बैन लगा दिया हो। एग्जैक्टली। कॉन्स्टेबल्स लोगों से फ्री खाने की डिमांड करते थे। आज के मॉडर्न सोसाइटी में कोई एक आम मिडिल क्लास इंसान को अगर ट्रैफिक कॉप को छोटी सी ब्राइब देनी पड़ जाए तो वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जरा सोचिए उस दौर की बेबसी जहां लोगों को अपने बच्चों का रात का खाना पकाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां चुनने पर ब्राइब देनी पड़ती थी। ये कोई छोटा मोटा इनकन्वीनियंस नहीं था, ये एक टोटल स्ट्रक्चरल चेंज और सिस्टमिक ऑपरेशन था। और ये सिस्टमिक ऑपरेशन सिर्फ रिसोर्सेज कलेक्ट करने तक लिमिटेड नहीं था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। कौन सा एग्रीकल्चरल सिस्टम? मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जिसे स्वीडन एग्रीकल्चर कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ। ये प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई हिस्सों में एक डीपली रूटेड ट्रेडिशनल सिस्टम थी। हाँ, इस इकोसिस्टम के नाम तो दुनिया भर में कितने अलग अलग थे। सोर्सेज बताते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में इसको लड़िंग कहते थे, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितेमने या तावी और श्रीलंका में छेना। राइट। और इंडिया में ही इसके कितने लोकल टर्म्स थे, ध्या, पेंडा, बेवर, नेवाद, झूम, पोदू, खंदद और कुमरी। इन टर्म्स का एग्जिस्ट करना ही दिखाता है कि सिस्टम कितना वाइड स्प्रेड और कल्चरली इंटीग्रेटेड था। इसका प्रोसेस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और नेचर के क्लाइमेटिक साइकिल्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड था। कैसे काम करता था ये? फॉरेस्ट का एक हिस्सा काटा जाता था, उस बचे हुए वेजिटेशन को जलाते थे और पहली मॉनसून रेन आते ही उस राख में सीड्स सो कर दिए जाते थे। ये राख बेसिकली एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती थी। ओह, स्मार्ट। अक्टूबर-नवंबर में इनकी हार्वेस्ट होती थी। एक प्लॉट पर 2-3 साल खेती करके उसे 12 से 18 साल के लिए फैलो छोड़ दिया जाता था ताकि फॉरेस्ट नेचुरली वापस ग्रो कर सके। ओके, तो सॉइल को रिकवर होने का टाइम मिल जाता था। बिल्कुल। और इसमें सिंगल क्रॉप नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स उगाते थे। सेंट्रल इंडिया में मिलेट्स उगाते थे, ब्राजील में मैनियोक और लैटिन अमेरिका के बाकी हिस्सों में मेज और बीन्स।
ये एक बहुत ही रिजिलियंट सिस्टम था जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता था। लेकिन ये सिस्टम ब्रिटिश पावर स्ट्रक्चर को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ। उन्हें इसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम्स दिखीं। हाँ, वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। पहली, जिस जमीन पर हर कुछ साल में खेती होगी, वहां ऑब्वियसली उनके रेलवे टिम्बर वाले टॉल पेड़ जैसे साल और टीक ग्रो नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता था कि जमीन का वेस्ट है। राइट। दूसरी प्रॉब्लम थी फायर हैजर्ड की। जब फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए आग लगाई जाती थी तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा डर लगता था कि आग हवा से फैलकर उनकी प्रेशियस टिम्बर की प्लांटेशंस को ना जला दें। और तीसरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट वजह, जिसे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल कह सकते हैं, टैक्सेशन। पैसा। एग्जैक्टली। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से लोगों का कोई फिक्स्ड एड्रेस या फिक्स्ड लैंड होल्डिंग नहीं होती थी। वो लोग मूव करते रहते थे। एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के लिए ये कैलकुलेट करना नियरली इम्पॉसिबल था कि किस पर कितना टैक्स लगाना है और कैसे कलेक्ट करना है। उनके पास कोई परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे मेजर किया जा सके। द अल्टीमेट ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर। सरकार उस चीज से सबसे ज्यादा डरती है जिसे वो ट्रैक ना कर सके। बिल्कुल सही कहा। अगर गवर्नमेंट किसी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर सकती, उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, तो सीधा उस पर बैन लगा दो। इट्स सो रिलेटेबल इवन टुडे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल अथॉरिटीज मॉडर्न गिग इकोनॉमी या कैश में डील करने वाले फ्रीलांसर्स को सस्पेक्ट की नजर से देखती हैं। हाँ, उन्हें लगता है कंट्रोल छूट रहा है। राइट। अगर किसी फ्रीलांसर का टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं हो रहा है या कोई कैश में डील कर रहा है जिसका ट्रेल नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक करती है। उन्हें सिस्टम अपने कंट्रोल से बाहर लगता है। इसलिए ब्रिटिश ने नेचुरली इवॉल्व हुई शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझने की जगह उसे कंप्लीटली बैन कर दिया। और इस बैन का फॉल आउट बहुत ही एक्सट्रीम और ट्रैजिक था। रातों रात कई कम्युनिटीज को फोर्सिबली उनके एंशिएंट फॉरेस्ट होम से डिस्प्लेस कर दिया गया। रातों रात? हाँ, जब जमीनें छिन गई तो कुछ लोगों को मजबूरन अपने कस्टमरी ऑक्यूपेशंस छोड़ के मजदूरी करनी पड़ी। और बहुत से लोगों ने इस डेली ऑपरेशन के खिलाफ छोटे बड़े रिबेलियंस किए। वैसे इस डिस्प्लेसमेंट के बीच एक और इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन देखने को मिली। क्या? जैसे बर्मा के थारावाड़ी डिवीजन में तोंगिया सिस्टम, वहां लोकल फार्मर्स को एक कंडीशनल कॉम्प्रोमाइज दिया गया। कैसा कॉम्प्रोमाइज? उन्हें अलाउ किया गया कि वो प्लांटेशंस के अंदर टेम्परेरीली अपनी पेडी यानी धान उगा सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वो उन टॉल टिम्बर पेड़ों के बीच में वीड क्लियर करेंगे और प्लांट्स की देखभाल करेंगे। बेसिकली पेड़ लगाने के साथ साथ खेती। मतलब उनसे फ्री का लेबर निकलवाया जा रहा था अपने प्लांटेशंस की केयर के लिए। एग्जैक्टली। पर मोस्टली फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट ही इन पॉलिसीज की ग्राउंड रियलिटी थी। इन सब में सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो हंटिंग लॉज में देखने को मिलती है। खासकर तब जब क्रॉप्स फेल हो जाती थी। पर जब उन्होंने आदत के मुताबिक ये किया तो नए फॉरेस्ट लॉज के अंडर उसे पोचिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दिया गया और उन्हें ब्रूटली पनिश किया जाने लगा। लेकिन वही दूसरी तरफ फॉरेस्ट लॉज ने बड़े जानवरों के शिकार को एक ग्लैमरस स्पोर्ट और इलीट हॉबी बना दिया। वाओ! हिस्टोरिकली इंडिया में किंग्स और नोबिलिटी में टाइगर हंटिंग का कल्चर तो सदियों से था। मुगल कोर्ट की पेंटिंग्स में भी हम देखते हैं कि हंटिंग एक रॉयल एक्टिविटी थी। लेकिन कॉलोनियल रूल के अंडर इसकी स्केल इतनी मैसिव और इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई कि कई स्पीशीज सीधा एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गई। ये कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। अगर एक लोकल आदिवासी अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक तीतर मारे तो वो चोर और पोचर, और एक ब्रिटिश ऑफिसर अपने अम्यूजमेंट के लिए टाइगर मारे तो वो हीरो और जेंटलमैन। वही तो। ये वीआईपी कल्चर का एब्सोल्यूट पीक एग्जाम्पल है। जैसे कॉलेज में एक आम स्टूडेंट अगर घास पर चल ले तो उसको तुरंत फाइन लग जाता है या सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन वही अगर ट्रस्टी का बेटा अपनी महंगी एसयूवी सीधा कॉलेज की क्रिकेट पिच पर चढ़ा दे फन के लिए तो पूरा मैनेजमेंट चुप रहता है। और इन्होंने इस इकोलॉजिकल मैसेकर को जस्टिफाई कैसे किया? ये कहकर कि हम तो वाइल्ड इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं। सिविलाइज? शेर मारकर? हाँ, ब्रिटिश कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू ये था कि बड़े डेंजरस जानवर जैसे शेर या भेड़िए एक वाइल्ड, प्रिमिटिव और सैवेज सोसाइटी की निशानी है। उनका मानना था कि इन प्रेडिटरी एनिमल्स को सिस्टमैटिकली खत्म करना एसेंशियली डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन लाने जैसा है। बिजार लॉजिक है ये तो। उन्होंने टाइगर्स, वुल्व्स और लेपर्ड्स को मारने पर एक्चुअली स्टेट रिवॉर्ड्स यानी पैसे देने शुरू कर दिए, ये आर्ग्यू करके कि ये कल्टीवेटर्स के लिए थ्रेट हैं,
जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं वो इतने हॉरिफाइंग है कि उन्हें प्रोसेस करना मुश्किल होता है। क्या स्टैट्स से? 1875 से 1925 के बीच के उन 50 सालों में लगभग 80,000 टाइगर्स, 1.5 लाख लेपर्ड्स और 2 लाख वुल्व्स को उन रिवॉर्ड्स के लिए मार दिया गया। ये नंबर्स बिल्कुल माइंड नमिंग है। 80,000 टाइगर्स। आज हमारे देश में हम एक एक टाइगर को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उस वक्त इनको हजारों की तादाद में खत्म किया गया। और धीरे धीरे ये एनिमल पॉपुलेशन कंट्रोल का एक्सक्यूज खत्म हो गया और हंटिंग एक प्योर स्पोर्टिंग ट्रॉफी बन गया। एक इंडिविजुअल केस देखिए। सोर्सेस बताते हैं कि महाराजा ऑफ सरगुजा ने 1957 तक अकेले 1157 टाइगर्स और 2000 लेपर्ड शूट किए थे। एक आदमी ने? हाँ, और एक सिंगल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जॉर्ज यूल, उसने अकेले 400 टाइगर्स मारे। ये तो पागलपन है। इनिशियली तो फॉरेस्ट के कुछ खास पार्ट्स एक्सप्लिसिटली इन्हीं वीआईपी हंट्स के लिए रिजर्व कर दिए जाते थे। ये तो बहुत बाद में जाकर एनवायरमेंटलिस्ट्स और कंजर्वेटर्स ने आवाज उठानी शुरू की कि इन मैग्निफिसेंट स्पीशीज को मारने की नहीं, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पर तब तक जो डैमेज होना था वो इतना मैसिव था कि हम आज तक उस लॉस से रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो ब्रिटिश पॉलिसीज का एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है यहाँ। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब नहीं था कि जंगल में क्या मर रहा है या क्या काटा जा रहा है। वो एसेंशियली फॉरेस्ट से आने वाली हर एक चीज जो कुछ भी वेल्थ जनरेट करती थी उस पर मोनोपोली चाहते थे। एग्जैक्टली, हर चीज उन्हें कंट्रोल करनी थी। अब तक हमने लॉस ऑफ एक्सेस, लॉस ऑफ ट्रेडिशन और इकोलॉजी के फिजिकल डिस्ट्रक्शन की बात की, लेकिन इस नए सिस्टम ने इकोनॉमिक्स और ट्रेड को किस तरह से कैप्चर किया, ये और भी डार्क स्टोरी है। बिल्कुल, इन पॉलिसीज ने एक ग्लोबल पैटर्न ऑफ एक्सप्लॉयटेशन सेट किया। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में जहां जहां ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल डिमांड को मीट करते थे वहां हॉरर स्टोरीज बनी। जैसे उदाहरण के लिए मिड 19th सेंचुरी में अमेज़न के पुटुमायो रीजन की स्टोरी लीजिए। वहां हिटुटू इंडियंस थे, पेरुवियन रबर कंपनी जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी शामिल थे, वहां वाइल्ड रबर लेटेक्स निकलवाती थी। 1900 से 1912 के बीच उस रीजन से करीब 4000 टन्स रबर एक्सट्रैक्ट किया गया। ओके, साउंड्स लाइक अ लॉट। पर उस एक्सट्रैक्शन के पीछे की ह्यूमन कॉस्ट क्या थी पता है? फोर्स्ड लेबर, एक्सट्रीम फिजिकल टॉर्चर और डिजीज के चलते लगभग 30,000 हुइटुटू इंडियंस की जान चली गई। ओह माय गॉड, 30,000 लोग। हाँ, एक मैनेजर ने ओपनली अपने ही लेबरर्स को गोली मार दी और उन्हें जिंदा जला दिया क्योंकि वो रिक्वायर्ड कोटा का रबर लेकर नहीं दे पाए थे। एक मिनट रुक कर इस आंकड़े को सोचिए। 4000 टन रबर के लिए 30,000 इंसानों का मैसेकर। ये ह्यूमैनिटी का वो हिस्सा है जिससे प्रोग्रेस की कीमत कहा गया। वही ना। और थोड़ा कम एक्सट्रीम पर इक्वली डीपली एक्सप्लॉयटेटिव एग्जाम्पल देखिए ब्राजील के मुंडुरुकु लोगों का। राइट। वो लोग पहले ट्रेडिशनली मैनियॉक उगाते थे, अपनी नीड्स पूरी करते थे और अपने गांव में कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट थे। राइट। फिर बाहर के ट्रेडर्स ने उन्हें वाइल्ड रबर कलेक्ट करने के लिए एंगेज किया, उन्हें नए टूल्स और सामान की आदत लगाई। धीरे धीरे उन्होंने अपना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर छोड़ दिया और कंप्लीटली उन्हीं ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट हो गए अपनी बेसिक सर्वाइवल के लिए। उनका पूरा सेल्फ रिलायंस डिस्ट्रॉय हो गया। इंडिया में भी मैकेनिज्म लगभग यही था। आदिवासी कम्युनिटीज सदियों से ट्रेड कर रही थीं। हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क कून्स, हाथी दांत यानी आइवरी, स्पाइसेस, बैम्बू, इन सब की बहुत डिमांड थी ना, और ये ऑर्गेनिकली चलता था। ये ट्रेड मेनली बंजारास जैसे नोमैडिक ग्रुप्स के थ्रू स्मूथली ऑपरेट होता था। लेकिन कॉलोनियल रूल आते ही गवर्नमेंट ने इस पूरे इंडिजिनस ट्रेड नेटवर्क को कंप्लीटली शट डाउन और रेगुलेट कर दिया। उन्होंने सोल मोनोपोली राइट्स की, कौन इस फॉरेस्ट से सामान खरीदेगा और कौन मार्केट में बेचेगा, वो सिर्फ बड़े यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को दे दिए। और इस कॉर्पोरेट मोनोपोली का लोकल नोमैडिक ट्राइब्स पर जो इम्पैक्ट था वो डिजास्ट्रस था। मद्रास प्रेसिडेंसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। वहां कोरावा, कराचा और यरूकुला ऐसी पैस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटीज थीं जिनका पूरा लाइवलीहुड इन्हीं चीजों को गैदर और ट्रेड करने पर डिपेंडेंट था। बिल्कुल। जब ट्रेड बाहरी कंपनियों के हाथ में चला गया तो उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन गई। और उससे भी बुरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी इन्हीं पॉलिसीज से बर्बाद हुए लोगों को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। उन्हें लीगली क्रिमिनलाइज कर दिया गया। उन्हें ऑफिशियली क्रिमिनल ट्राइब्स का टैग दे दिया गया। सोचिए, ये लोग जो एक वक्त पर फ्री नोमैडिक ट्रेडर्स थे, अब उन्हें कॉन्स्टेंटली स्टेट मशीनरी गार्ड करती थीं। उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई और उन्हें जबरदस्ती
फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशंस में काम करने पर मजबूर किया गया। मतलब लिटरली उनकी आज़ादी छीन ली गई। और ये क्लियर कर दें, ये जो नई इंडस्ट्रियल जॉब्स क्रिएट हुई थीं, इनका मतलब लोगों का अपलिफ्टमेंट या भलाई बिल्कुल नहीं था। एकदम नहीं। इस स्ट्रक्चरल चेंज का सबसे बड़ा और पेनफुल एग्जाम्पल है असम के टी प्लांटेशंस। हाँ, असम टी प्लांटेशंस। वहाँ काम करने के लिए लेबर्स की बहुत डिमांड थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए सेंट्रल इंडिया की उन्हीं फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को टारगेट किया गया जो फॉरेस्ट लॉस की वजह से अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुकी थी। झारखंड से संथाल्स और ओराउन और छत्तीसगढ़ से गोंड्स को रिक्रूट करके असम भेज दिया गया। झूठे वादे करके। उन्हें बुलाने के प्रोमिसेस बहुत हसीन थे, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा थी। वेजेस एकदम लो थे, वर्किंग कंडीशंस टेरेबल थी और सबसे बड़ा ट्रैप, वो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड थे। वो चाहकर भी वापस अपने गांव लौटकर नहीं जा सकते थे। एक तरह से फंस गए थे। ये आज के मॉडर्न डे की डार्क प्लेसमेंट एजेंसीज या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स जैसा है, जो गांव के भोले लोगों को बड़े शहर या विदेश में अच्छी नौकरी का सपना दिखाती हैं, पर वहां लाकर उन्हें ऐसी टेरेबल कंडीशंस और ऐसी हैवी डेट में फंसा देती हैं कि वो लाइफ भर के लिए एक तरह के आधुनिक गुलाम बनकर रह जाते हैं। इस पूरी सिस्टेमिक ट्रेजेडी को अगर किसी एक सिंगल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में डीपली फील करना हो तो 1892 में सेंट्रल इंडिया के बायगास कम्युनिटी द्वारा सरकार को लिखी गई उस पिटिशन को पढ़ना चाहिए, जिसे रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्रियर एल्विन ने साइट किया है। क्या लिखा था उन्होंने? जब इन बायगास की शिफ्टिंग कल्टीवेशन परमानेंटली स्टॉप कर दी गई और उनके सर्वाइवल के सारे रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने बहुत सादगी से एक पिटिशन में लिखा, हम हर रोज भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कोई अनाज नहीं है, हमारी एकमात्र संपत्ति हमारी कुल्हाड़ी है, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, सर्द रातें आग के पास गुजार रहे हैं। वो पिटिशन आगे जो कहती है वो सच में दिल तोड़ देने वाला है। उन्होंने आगे लिखा, हम दूसरी जगह नहीं जा सकते, हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारा ध्यान नहीं रखती। एक जेल के कैदी को भी पेट भर खाना मिलता है, तो हमें हमारे उन हकों से क्यों डिप्राइव किया जा रहा है जो हमारी पीढ़ियों के पास थे। सच में ये शब्द पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ पॉवर्टी की कंप्लेंट नहीं थी, ये एक डीप कंफ्यूजन थी कि अचानक उनका कस्टमरी वर्ल्ड एक क्राइम में कैसे तब्दील हो गया। ये सवाल सिर्फ उस वक्त के कॉलोनियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं था, ये उस पूरे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर एक डायरेक्ट अटैक था जो नेचुरली और लोकली रूटेड नॉलेज को कंप्लीटली रिजेक्ट करके नेचर को सिर्फ एक एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमी का हिस्सा बना रहा था। सही कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट और प्रोग्रेस जैसे हैवी वर्ड्स के नाम पर बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स ग्रैब किया गया, जिसे पेपर पर लीगली लेजिटिमेट प्रूव किया गया। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के अंत में जब हम आज के मॉडर्न पॉलिसीज को देखते हैं, ट्राइबल लैंड्स के राइट्स पर डिबेट सुनते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस पर न्यूज़ पढ़ते हैं या जनरल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड्स की तरफ देखते हैं, तो एक बहुत ज़रूरी और चुभले वाला सवाल मन में आता है। क्या सवाल? आज का जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो एक्चुअल में कितना बदला है? वो आज भी कितना इन्हीं कॉलोनियल सोर्स कोड्स पर चल रहा है जो डीट्रिक्स ब्रांडिस और उनके साथियों ने 150 साल पहले लिखे थे? ये तो सोचने वाली बात है। हमने फॉर्मली देश तो आज़ाद कर लिया, पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड और हमारे जंगल आज भी उन्हीं पुराने रूल्स की ब्लूप्रिंट में कैद हैं? ये एक ऐसी चीज है जिस पर किसी को भी डीपली सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। बिना किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन के ना सीधे चलते हैं 1910 के बस्तर में। हाँ, आई थिंक यही बेस्ट अप्रोच है। राइट, क्योंकि बस्तर का नाम आते ही दिमाग में घने जंगल और बहुत ही डेंस ग्रीनरी आती है और एक ऐसी हिस्ट्री आती है जो बाहर की दुनिया से काफी वक्त तक छुपी रही। पर इस कहानी को या इस रिबेलियन को समझने के लिए पहले वहां की ज्योग्राफी और सेटिंग को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ज्योग्राफी हमेशा ना हिस्ट्री का कैनवस होती है। हाँ। अगर हम मैप पर बस्तर को देखें तो ये एग्जैक्टली सदर्न छत्तीसगढ़ में आता है। इसके बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट से लगते हैं। अच्छा, तो मतलब एकदम सेंट्रल पॉइंट जैसा हो गया। हाँ, एक्चुअली इसका जो सेंट्रल हिस्सा है वो एक प्लेटो है, एक पठारी इलाका। बिल्कुल। उस प्लेटो के नॉर्थ की तरफ छत्तीसगढ़ का प्लेन है और साउथ की तरफ गोदावरी का प्लेन है। ओके, और यहाँ कोई मेजर रिवर सिस्टम भी था क्या? हाँ, इन सब के बीच में से ईस्ट से वेस्ट की तरफ वाइंड करती हुई इंद्रावती रिवर बहती है। ये रिवर ना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम की एक लाइफलाइन रही है हजारों सालों से। राइट।
और उस लाइफलाइन के आसपास जो सोसाइटी डेवलप हुई वो मुझे लगता है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। मैं सोर्स मटेरियल में पढ़ रहा था कि वहाँ कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं था। अलग अलग कम्युनिटीज़ थी वहाँ। हाँ, जैसे मारिया और मूरिया गॉन्स थे, धुरवाज थे, भतराज और हलबाज थे। ये सब वहाँ की डोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज थीं। वही, और ये सब अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, राइट? पर इन सब के कस्टम्स, इनके बिलीफ्स और इनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी एकदम सेम थी। इसे हम एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। जैसे एक बहुत बड़ी इंडियन जॉइंट फैमिली होती है, या एक मैसिव डाइवर्स कॉलोनी होती है जहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। उनकी मदर टंग अलग हो सकती है, उनका प्रोफेशन अलग हो सकता है, पर जब किसी फेस्टिवल का टाइम आता है ना, तो एक सॉलिड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। बस्तर की इन आदिवासी ग्रुप्स में बिल्कुल वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। और उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो सबसे बड़ा एंकर था ना, वो नेचर था। इन कम्युनिटीज का नेचर के साथ सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं था। एक डीपर बॉन्ड था उनका। एग्जैक्टली, एक डीप स्पिरिचुअल और सिम्बायोटिक बॉन्ड था। उनका फंडामेंटल बिलीफ ये था कि उन्हें उनके गांव की जो जमीन मिली है वो अर्थ ने, यानी धरती माता ने दी है, और इसके बदले में जब भी एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स आते थे वो धरती को ऑफरिंग्स देते थे। सिर्फ जमीन को या फॉरेस्ट को भी? सबको। सिर्फ जमीन ही नहीं, रिवर, फॉरेस्ट और माउंटेन्स, इन सब के अंदर स्पिरिट्स बसती हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। इन स्पिरिट्स की रिस्पेक्ट करना उनका तरीका था उस इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने का। तो एक तरह से ये उनका इकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम था। हाँ, प्योरली। ये सिर्फ एक पूजा का तरीका नहीं था, बल्कि रूल्स थे उनके सर्वाइवल के। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अगर उनका सिस्टम नेचर के इतने सिंक में था और इतना पीसफुल था, तो प्रैक्टिकली कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल होता था? क्योंकि जब अलग अलग कम्युनिटीज एक ही फॉरेस्ट रीजन को शेयर करती हैं, तो रिसोर्सेज को लेके क्लैश तो होना चाहिए था। होना तो चाहिए था, पर उनका रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली बहुत हाईली स्ट्रक्चर्ड था। बिफोर द ब्रिटिश इंटरफियर्ड, हर विलेज को अपनी फिजिकल बाउंड्रीज एकदम क्लियरली पता होती थी। ओह, तो वो रैंडमली कहीं भी रोम नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गांव का जंगल कहाँ खत्म होता है और दूसरे का कहाँ से शुरू होता है, इस पर उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं था। अगर एक गांव के किसी इंसान को दूसरे गांव के जंगल से कुछ वुड या फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए होता था, तो वो आर्बिट्ररीली जाकर उसे ले नहीं सकता था। तो उसको पे करना पड़ता था? हाँ, उसे एक छोटी सी फी देनी पड़ती थी। इस फी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे देवसारी, दंड या मन। वेट, ये जो देवसारी या दंड का सिस्टम है, ये तो मुझे मॉडर्न मिडिल क्लास सोसाइटी के RWA या मेंटेनेंस फी जैसा लग रहा है। हम अक्सर एज्यूम कर लेते हैं कि 1910s की ये कम्युनिटीज अनस्ट्रक्चर्ड होंगी, पर यहाँ हम एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड पावर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत ऑर्गेनाइज थे। इनफैक्ट कुछ गांव तो अपने जंगलों को गार्ड करने के लिए वॉचमैन हायर करते थे, और पूरा गांव मिलकर उन वॉचमैन को ग्रेन यानी अनाज में पे करता था। वाव, मतलब पूरे सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन था उसमें। और अगर कोई इंटर विलेज इशू होता तो वो कैसे सॉल्व होता था? उसके लिए उनका एक परगाना सिस्टम था। एक परगाना, जो कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस होता था, वहाँ सारे हेडमैन मिलकर एक एनुअल गैदरिंग या मेजर हंट ऑर्गेनाइज करते थे। उस मीटिंग में फॉरेस्ट्स और कम्युनिटी के सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते थे। ये सब सुनकर यही लगता है कि उनका पूरा मशीनरी बहुत सीमलेसली फंक्शन कर रहा था। जस्टिस, बाउंड्रीज सब सेट थी। तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था, तो अचानक से सब कोलैप्स कैसे हुआ? कोलैप्स का कोर रीजन था एक मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज जो 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। 1905 में क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया प्रपोजल ड्राफ्ट किया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि बस्तर के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 2/3 यानी लगभग 66% हिस्सा रिजर्व कर दिया जाएगा। ये टेक्निकल टर्म है, ये रिजर्वेशन किसके लिए हो रहा था? लोकल्स के लिए तो ऑब्वियसली नहीं था, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश क्राउन और उनके कमर्शियल इंटरेस्ट्स के लिए था। ग्राउंड रियलिटी में इसका मतलब ये था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। हंटिंग और एवरीडे फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले पॉइंट पर ना थोड़ा रुकना चाहता हूँ। मैं सोर्सेज में बार बार इस टर्म को पढ़ रहा था। ये मैकेनिकली एग्जैक्टली है क्या, और ब्रिटिश को इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, आदिवासी कम्युनिटीज का एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड था।
इसमें लोग फॉरेस्ट के एक छोटे से पैच को क्लियर करते हैं, उस वेजिटेशन को जलाते हैं। और वो ऐश को यूज करते होंगे। एग्जैक्टली वो उस राख या ऐश को सॉइल में मिक्स करते हैं फर्टिलाइजर की तरह। उस जमीन पर कुछ साल खेती करने के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो वो उस पैच को छोड़कर फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में मूव कर जाते हैं। तो पुराने पैच पर वापस जंगल उग जाता होगा। ये तो नेचर के हिसाब से सस्टेनेबल लगता है। सस्टेनेबल था क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, लेकिन ब्रिटिश के लिए ये एक नाइटमेयर था। नाइटमेयर क्यों? उन्हें फॉरेस्ट की फिक्र थी क्या? नहीं, उन्हें टिम्बर की फिक्र थी। ब्रिटिश को रेलवे स्लीपर्स और शिप्स बनाने के लिए मैच्योर पेड़ चाहिए थे, खासकर साल और टीक। जब लोकल्स शिफ्ट कल्टीवेशन के लिए जंगल जलाते थे तो ब्रिटिश को लगता था कि उनका वैल्यूएबल टिम्बर वेस्ट हो रहा है। अच्छा, और रेवेन्यू का भी कुछ इशू था, राइट? हाँ, रेवेन्यू कलेक्शन बड़ा इशू था। एक ऐसी आबादी जो हर कुछ साल में अपनी लैंड चेंज कर लेती हो, उस पर फिक्स्ड लैंड टैक्स कैसे लगाया जाए, इसलिए उन्होंने इसे बैन कर दिया। ये तो बहुत अनफेयर है। एक तरफ उनका फार्मिंग मेथड बैन कर दिया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेना इलीगल हो गया, बट कुछ गांव अभी भी रुक गए थे, राइट? वो फॉरेस्ट विलेजेस का स्कैम क्या था? स्कैम एक बहुत एप्ट वर्ड है इस सिचुएशन के लिए। जब 2/3 फॉरेस्ट रिजर्व हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन को रियलाइज हुआ कि उन्हें इन जंगल्स में पेड़ काटने, ट्रांसपोर्ट करने और फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए लेबर तो चाहिए होगी। तो उन्होंने लोकल्स को हायर कर लिया। हायर नहीं किया, यही तो स्कैम था। उन्होंने कुछ गांवों को रुकने की परमिशन दी, पर इस कंडीशन पर कि उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। उन्हें फॉरेस्ट विलेजेस कहा गया और बाकी विलेजेस को बिना किसी नोटिस या कॉम्पेंसेशन के उनकी जमीन से डिस्प्लेस कर दिया गया। और इमेजिन करो, आप मिडिल क्लास लाइफ से इसमें रिलेट करो। कोई अचानक आपको आपके ही एंसेस्ट्रल घर से निकाल दे या बोले कि घर में रहना है तो लैंडलॉर्ड के लिए जिंदगी भर फ्री में काम करना पड़ेगा। ये बंधुआ मजदूरी थी। और इसके ऊपर से एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ रहा था। लैंड रेंट्स हाई थे। कॉलोनियल ऑफिशियल्स फ्री गुड्स और लेबर डिमांड करते थे अपने पर्सनल यूज के लिए। लोगों में गुस्सा उबल रहा था। और उसमें नेचर ने भी उनके साथ इनजस्टिस किया, राइट? हाँ, इस सब के बीच टेरिबल फैमिन्स आए। पहला 1899 से 1900 के बीच और दूसरा 1907 से 1908 के बीच। फैमिन्स वाज द लास्ट स्ट्रॉ। या फैमिन्स ने तो आग में घी का काम किया होगा। स्टार्वेशन और ऐसी एक्सट्रीम डेस्परेशन में उन्होंने बगावत शुरू की। पर यह सबसे इंट्रीगिंग पार्ट है स्टोरी का। आज के टाइम में बिना इंटरनेट या व्हाट्सएप के हम एक छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इन्होंने 1910 में एक मैसिव मूवमेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया? उन्होंने बेसिकली अपने सीक्रेट नेटवर्क्स का यूज किया। बाजार्स जहां लोग ट्रेड करने आते थे, वहां सीक्रेट डिस्कशन शुरू हुए। विलेज काउंसिल्स और फेस्टिवल्स अब वॉर रूम्स बन गए थे। कंगेर फॉरेस्ट के धुरवाज ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया क्योंकि वहां रिजर्वेशन पहले हुआ था। और आई थिंक वहां से गुंडाधुर का नाम निकल कर आता है। एग्जैक्टली। नेथनार विलेज के गुंडाधुर इस मूवमेंट के हीरो बनकर उभरे। हालांकि कोई सिंगल लीडर नहीं था, पर उनका कम्युनिकेशन का जो तरीका था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई लव दिस पार्ट। उनका मैसेज भेजने का तरीका था मैंगो बाउज, आम की डालियां, मिट्टी का ढेला, चिलीज और एरोज, एक गांव से दूसरे गांव भेजना। ये बेसिकली 1910 का वायरल फॉरवर्ड मैसेज था। हाँ, एकदम वायरल मैसेज जैसा। ये आइटम सर्कुलेट होते थे और ब्रिटिश के खिलाफ बगावत का इन्विटेशन थे। हर गांव इसमें शामिल हुआ। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था। राइट। एक टारगेटेड अटैक था ऑन द कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर, है ना? बिल्कुल। बाजार्स लूटे गए, ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स के घर, स्कूल्स और पुलिस स्टेशंस जलाए गए और अनाज रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। विलियम वॉर्ड जो एक मिशनरी थे, उन्होंने नोट किया कि कैसे पुलिस, मर्चेंट्स और स्कूल मास्टर्स अपनी जान बचाकर जगदलपुर की तरफ भाग रहे थे। लेट्स ज़ूम इन अ बिट हियर। ग्राउंड जीरो पर एक्चुअल बैटल कैसी थी उस वक्त? इसके लिए मैं एक डिब्रेट लेटर को कोट करूंगी। डिब्रेट उस वक्त छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने लिखा था कि भोंडिया नाम के लीडर ने 400 लोगों को इकट्ठा किया, रोड्स ब्लॉक किए और दीवान को इंटरसेप्ट किया। पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और थी, राइट? उस लेटर में। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग हैरानी वाली बात ये थी कि उन्होंने गार्ड को डिसआर्म किया, पर उनको सीरियसली हर्ट नहीं किया, बस वेपन्स ले लिए। ये दिखाता है कि उनका गुस्सा उस पावर सिस्टम से था, इंडिविजुअल लोगों से नहीं। वो बस उस मशीनरी को तोड़ना चाहते थे जो उन्हें ऑप्रेस कर रही थी। पर ब्रिटिश का रिस्पॉन्स आई एम श्योर
इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका रिएक्शन प्योर ब्रूटैलिटी का था। सोर्स एफ में आदिवासी एल्डर्स के अकाउंट्स हैं जो उस ट्रॉमा को दिखाते हैं। हाँ, जैसे पोडियामी गंगा का अकाउंट। वो बताते हैं कि कैसे उसके पिता टोकेली को ब्रिटिश ने हेवीली विप्ड किया, कोड़े मारे, पर वो किसी तरह बच गए। लोगों को घोड़ों से बांधकर घसीटा जाता था ग्राउंड पर। ये एक डीप जनरेशनल ट्रॉमा है। सही कहा। और इस एक्सट्रीम ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में एक इंटरेस्टिंग मिथोलॉजी भी डेवलप हुई। चेंद्रू नाम के एक एल्डर के अकाउंट में मेंशन है कि गुंडाधुर के पास फ्लाइंग पावर्स थीं, वो उड़ सकते थे। यहाँ मेरा एक थॉट है। क्या ये फ्लाइंग पावर्स वाली बात असल में एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट थी? जब आपके पास सिर्फ तीर कमान हो और सामने मॉडर्न गन्स वाली पलटन खड़ी हो, तो ऐसी मिथिकल पावर्स की कहानियां लोगों को होप देती हैं, एक तरह से टूटने से बचाती हैं। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। अप्रेस सोसाइटीज अक्सर अपने हीरोज को सुपर ह्यूमन बना देती हैं टू सर्वाइव एक्सट्रीम ट्रॉमा। रियलिटी इतनी डार्क होती है कि ये मिथ्स उन्हें डिग्निटी देते हैं। और गुंडाधुर की लेजेंड इसलिए भी स्ट्रांग हुई क्योंकि ब्रिटिश उसे कभी पकड़ ही नहीं पाए। सच में। तो इसका आफ्टरमाथ क्या रहा? रिबेलियन का रिजल्ट क्या निकला? क्या बोज एंड एरोज जीत पाए मॉडर्न एम्पायर से? देखिए, सप्रेशन फैक्ट्स बहुत कोल्ड है। ब्रिटिश ने ट्रूप्स भेजी और जब आदिवासी लीडर्स निगोशिएट करना चाहते थे तब उनके कैंप्स को सराउंड करके सीधी फायरिंग कर दी गई। लोगों को कोड़ा मारा गया, विलेजेस खाली हो गए क्योंकि लोग जंगल्स में भाग गए थे डर से। ओह गॉड। और उन्हें कितना टाइम लगा ये सब कंट्रोल करने में? कंट्रोल वापस लेने में लगभग 3 महीने लग गए, फेब से मई तक। पर वही बात है, सबसे बड़ी डिफीट उनकी ये थी कि वो गुंडाधुर को कभी पकड़ नहीं पाए। तो एक इतने बड़े एम्पायर को इन लोकल्स को सप्रेस करने में 3 महीने लग गए। पर इस इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद क्या उन्हें कोई विक्ट्री मिली? एक पार्शियल विक्ट्री जरूर मिली। इतने हेवी प्रोटेस्ट के बाद रिजर्वेशन का काम इमीडिएटली रोक दिया गया और जब आगे चलकर प्लान्ड एरिया फाइनल हुआ तो उसे लगभग हाफ कर दिया गया था। ओके, तो उन्होंने इफेक्टिवली अपना आधा जंगल बचा लिया था उस टाइम। पर मुझे एक आयरनी लगती है इस पूरी स्टोरी में। ये जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट का पावर डायनामिक था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा रहा? वही सबसे बड़ी आयरनी है। आज़ादी के बाद भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज को बाहर रखने का और फॉरेस्ट को कमर्शियल नजरिए से देखने का प्रैक्टिस चलता रहा। 1970s का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि बस्तर के 4,600 हेक्टेयर्स नेचुरल साल फॉरेस्ट को काट दिया जाए। वेट, 4,600 हेक्टेयर्स नेचुरल फॉरेस्ट? किस लिए? ताकि उसकी जगह ट्रॉपिकल पाइन लगाया जाए पेपर इंडस्ट्री के पल्प के लिए। यू किडिंग? ये तो ठीक वही हो गया जो ब्रिटिश कर रहे थे रेलवे स्लीपर्स के लिए टिम्बर निकालने को। एग्जैक्टली, सिर्फ मास्टर्स बदले अप्रोच वही थी। पर इस बार फर्क ये था कि लोकल एनवायरमेंटलिस्ट और आदिवासियों के मैसिव प्रोटेस्ट के बाद ही इस प्रोजेक्ट को रोका गया। उन्होंने प्रूव किया कि नेचुरल इकोसिस्टम को हटाकर एक फैक्ट्री प्लांट लगाना कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है। तो टेक अवे वही है, चाहे स्ट्रक्चरल चेंज कोलंबिया हो या मॉडर्न। ग्राउंड रियलिटीज और लोकल्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इग्नोर करना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। आप लोगों को उनके ही घर से बेघर करके डेवलपमेंट नहीं ला सकते। यही सबसे डीप थॉट है इस पूरी हिस्ट्री का। डेवलपमेंट और कंजर्वेशन की पॉलिसीज ना अक्सर एसी ऑफिसेज में बैठकर बनती हैं। उन मीटिंग रूम्स में ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखती, पर उन पॉलिसीज का असली असर उन पर होता है जिनके हाथ एक्चुअली मिट्टी में सने होते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि पिछले 100 सालों में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ये रिलेशनशिप सच में कितना बदला है, या क्या सिर्फ रूल्स लिखने वालों के नाम बदले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई वुड से काफी इंटेंस टॉपिक है। बिल्कुल। अगर हम सोचें तो आजकल जब भी हम जावा के बारे में सुनते हैं ना, तो दिमाग में सीधा बड़े बड़े चावल के खेत आते हैं। राइट, वो खूबसूरत एग्रीकल्चरल लैंडस्केप्स। हाँ, वही। लेकिन एक जमाने में ना ये पूरा का पूरा आइलैंड सागवान यानी टीक के बहुत ही घने जंगलों से ढका हुआ था। एग्जैक्टली। और वो ट्रांजिशन अपने आप में ना कोलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद की एक बहुत ही गहरी और डार्क स्टोरी है। मतलब एक जीता जागता इकोसिस्टम अचानक से एक मैसिव ओपन एयर वुड फैक्ट्री में कैसे बदल गया,
ये सोचकर ही अजीब लगता है। असल में अगर हम उस वक्त के पावर स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें तो इंडोनेशिया पर डच कॉलोनियल पावर का राज था और उनका जो फॉरेस्ट कंट्रोल का पूरा सिस्टम था ना, वो काफी हद तक वैसा ही था जैसा ब्रिटिशर्स का इंडिया में था। अच्छा। मतलब वही सेम लकड़ी जो बोल। हाँ बिल्कुल वही। दोनों ही कॉलोनियल पावर्स को अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़े बड़े शिप्स बनाने थे और जहाज बनाने के लिए टीक वुड से बेटर कुछ नहीं था उस टाइम पे। राइट। तो 1600 के आसपास जावा की आबादी करीब 3.4 मिलियन के आसपास थी। फर्टाइल प्लेन्स में गांव थे, पर पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज रह रही थीं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती थीं। जिसे झूम खेती भी कहते हैं। वो लोग तो बिल्कुल जंगल के रिदम के हिसाब से जीते थे ना। एग्जैक्टली, जंगल ही उनका सब कुछ था। इस बात को थोड़ा डिटेल में देखें तो इन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स में ना एक बहुत ही खास ग्रुप था जिनकी उस वक्त डिमांड लिटरली आसमान छू रही थी। द कलंग्स ऑफ जावा। यस, द कलंग्स बहुत ही स्किल्ड वुड कटर्स थे ये। सही में इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते कि इनकी वैल्यू किसी रॉयल खजाने से कम नहीं थी। मतलब अगर आज के टाइम से रिलेट करें ना तो जैसे दो बड़ी टेक कंपनीज का मर्जर या पार्टीशन होता है। हाँ, तो उनमें कोर टीम्स के लिए लड़ाई होती है। एग्जैक्टली। सबसे पहले लड़ाई इसी बात पर होती है कि सबसे टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम किसके हिस्से में आएगी। और एग्जैक्ट यही चीज 1755 में जावा में हुई थी जब वहां के मताराम किंगडम का बंटवारा हुआ। ओह वाओ। हाँ, तो 6000 कलंग परिवारों को दोनों नए राज्यों के बीच बिल्कुल बराबर बांट दिया गया। लिटरल इंसानों को एक एसेट की तरह डिवाइड कर लिया। ये टेक कंपनी वाला एग्जाम्पल काफी सही है सिचुएशन समझने के लिए। लेकिन यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज किसी सॉफ्टवेयर की नहीं बल्कि हैवी फिजिकल लेबर और जंगल की डीप नॉलेज की थी। राइट, वो मैनुअल लेबर और स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल। उन 6000 कलंग फैमिलीज की एक्सपर्टीज के बिना राज्यों के लिए महल बनाना तो दूर की बात, उन घने जंगलों से सागवान की एक भारी लकड़ी काट कर निकालना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन था। कलंग्स को उन जंगलों की नस नस का पता था। तो इसका मतलब जब डच लोग आए तो उन्होंने भी इन्हीं पर फोकस किया होगा। सही पकड़ा। जब 18वीं सेंचुरी में डच लोगों ने जावा के जंगलों पर अपना होल्ड बनाना शुरू किया तो उनकी पहली स्ट्रैटेजी यही थी कि किसी तरह इन कलंग्स को अपने सिस्टम के अंदर लाकर उनसे एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। पर वेट, यहाँ मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार। अगर कलंग्स की इतनी ज्यादा डिमांड थी और उनके पास ऐसी रेयर स्किल्स थी तो उन्होंने 1770 में जोआना नाम की जगह पर एक डच फोर्ट पर अटैक क्यों कर दिया? क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था। वही ना, वो चाहते तो डच अथॉरिटी के साथ कोई अच्छी डील या बेटर पे नेगोशिएट कर सकते थे। उनका तो अपर हैंड था ना। ये सवाल लाजमी है, पर हमें याद रखना होगा कि कॉलोनियल सिस्टम कोई फ्री मार्केट नहीं था जहां आप टर्म्स नेगोशिएट कर सको। ये पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर बस कोवर्जन यानी जबरदस्ती पर टिका था। अच्छा, मतलब उन्हें लिटरली गुलाम बनाया जा रहा था। एग्जैक्टली। डच लोग उन्हें फेयर वेजेस देकर हायर नहीं कर रहे थे, वो उन्हें कंप्लीटली सब्जुकेट कर रहे थे। और कलंग्स की कम्युनिटी ऐसी नहीं थी जो चुपचाप ये सब सह ले, इसलिए उन्होंने 1770 में रिबेलियन कर दिया। ओह, आई सी। पर आई एम गेसिंग कि डच के पास वेपन ज्यादा थे तो उन्होंने दबा दिया होगा इसे। हाँ, डच फोर्सेस के पास मॉडर्न वेपन्स थे तो उन्होंने सरप्राइजिंग को दबा तो दिया, लेकिन इस रिबेलियन ने उन्हें एक क्लियर मैसेज जरूर दे दिया कि सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने से काम नहीं चलने वाला। राइट। तो जब सीधे सीधे लेबर कंट्रोल करने से बात नहीं बनी तो इन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज ला दिया। 19th सेंचुरी आते आते इनको समझ आ गया था कि लोगों से ज्यादा जरूरी है टेरिटरी, जमीन और जंगलों पर डायरेक्ट लीगल कंट्रोल। बिल्कुल। और इसके लिए वो ले आए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नया कॉन्सेप्ट, जिसमें ऐसे सख्त फॉरेस्ट लॉज पास कर दिए गए जिन्होंने आम गांव वालों का जंगलों में जाना ही कंप्लीटली बंद कर दिया। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये समझ नहीं आता कि इसमें साइंटिफिक क्या था? पेड़ काटने में क्या साइंस है? असल में ये जो सो कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी ना, ये साइंस से ज्यादा ज्योमेट्री और स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल का एक टूल था। एक नॉर्मल नेचुरल जंगल कैसा होता है? उसमें बहुत वैरायटी होती है, झाड़ियां, फल, फूल, सब कुछ। एग्जैक्टली। अलग अलग तरह के हजारों पेड़, ऐसी लकड़ी जो जलाने के काम आती है, औषधियां और बहुत कुछ जिन पर लोकल कम्युनिटीज डिपेंड करती हैं। लेकिन कॉलोनियल स्टेट के लिए ये सारी डाइवर्सिटी एकदम बेकार थी। उन्हें तो बस सागवान चाहिए था। हाँ, उनके लिए बाकी सब वीड्स थे जो उनके प्रेशियस स्टीक के रास्ते में आ रहे थे।
तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर उन्होंने पूरे नेचुरल डाइवर्स जंगल को साफ किया और ज्योमेट्री का यूज करके सीधी लाइंस में सिर्फ एक ही वैरायटी के पेड़ लगाए। उन्होंने बेसिक जिंदा इकोसिस्टम को एक ऐसी स्प्रेडशीट में बदल दिया जिसे आसानी से काउंट और हार्वेस्ट किया जा सके। बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है ये तो यार बिल्कुल वही बात हो गई जैसे आजकल किसी मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी में एक नया बहुत ही सख्त और डिक्टेटर टाइप का RWA आ जाए। हाँ, नए रूल्स निकालने वाला। वही ना, अचानक से रूल्स निकाल दें कि आज से छत पर जाना मना है, पार्क में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे और आपकी बालकनी में सिर्फ एक ही कलर के गमले रखे जाएंगे। ये एनालॉजी काफी ऑन पॉइंट है। उन गांव वालों के पास उस एनवायरनमेंट के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव तो था नहीं। नए लॉज के हिसाब से लकड़ी सिर्फ कुछ चुने हुए जंगलों से ही काट सकती थी, और वो भी सिर्फ रिवर बोट्स या घर बनाने जैसे स्पेसिफिकली तय किए गए कामों के लिए। और उसमें भी स्ट्रिक्ट सुपरविजन होती थी। हाँ, अगर किसी ने नए पौधों वाले एरिया में मवेशी या कैटल चरा दिए तो सजा, बिना परमिट लकड़ी उठाई तो सजा, यहाँ तक कि फॉरेस्ट रोड्स पर घोड़ा गाड़ी ले जाने पर भी भारी फाइन। और स्ट्रिक्ट कंट्रोल के पीछे मेन ड्राइवर क्या था पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खास करके शिप बिल्डिंग और रेलवेज। ओह, रेलवेज का एक्सपेंशन तो बहुत तेजी से हो रहा था उस टाइम। हाँ, रेलवेज का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल रहा था, और इंडिया की तरह जावा में भी रेलवे ट्रैक्स के नीचे बिछने वाले लकड़ी के स्लीपर्स की मैसिव डिमांड थी। एक डेटा पॉइंट सुनिए, सिर्फ 1882 में अकेले जावा से 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए थे। वेट, 2,80,000? वो भी सिर्फ एक साल में? क्रेजी। बिल्कुल। अब इतने बड़े स्केल पर पेड़ काटना, उन्हें प्रोसेस करना और भारी लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए बहुत सारी सस्ती लेबर चाहिए थी। और यहीं पर डच लोगों ने एक नया सिस्टम निकाला जिसे ब्लैंडोंग-डिंस्टन सिस्टम कहते हैं। अच्छा, ये ब्लैंडोंग-डिंस्टन का ड्रामा बहुत ही अजीब और मैनिपुलेटिव था। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इन्होंने क्या किया कि जो गांव वाले जंगल के आसपास थोड़ी बहुत खेती करते थे, उनकी ही जमीन पर टैक्स या रेंट लगा दिया। वो जमीन जो सदियों से उन्हीं की थी। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने गांव वालों को एक अजीब सा ऑफर दिया। कहा कि अगर पूरा गांव मिलकर कलेक्टिवली डच सरकार के लिए फ्री में लकड़ी काटने का काम करेंगे और ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी भैंसें फ्री में देंगे, तो उनका वो रेंट माफ कर दिया जाएगा। हाँ, बेसिकली उन्हें मजबूर कर दिया फ्री लेबर बनने के लिए। ये तो सीधा सीधा उन बेचारे कॉलेज स्टूडेंट्स वाले हाल की याद दिलाता है यार, जिन्हें बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में अनपेड इंटर्नशिप थमा दी जाती है। हाँ, सही बात है। कहा जाता है कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सपोजर मिलेगा, रेज्यूमे बनेगा, और उनसे दिन रात फ्री में गधों की तरह काम करवाया जाता है। इंटर्नशिप वाली बात तो ठीक है, लेकिन उस एनालॉजी में एक बहुत बड़ा फर्क है। मॉडर्न अनपेड इंटर्नशिप्स में कम से कम आपके पास छोड़ने का ऑप्शन तो होता है ना। हाँ, वो तो है, कोई बंदूक नहीं लगता सर पर। राइट। लेकिन इस ब्लैंडोंग-डियन सिस्टम में गांव वालों के पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर आप इस सो कॉल्ड इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो आपको आपकी ही जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था ये। बिल्कुल। पुलिस या मिलिट्री एक्शन होगा और शायद मौत तक की सजा मिल जाए। बाद में तो डच सरकार ने वो रेंट माफ करने वाला नाटक भी बंद कर दिया। ओह रियली? फिर क्या किया? उन्होंने बस बहुत ही थोड़ी सी नाम मात्र की वेजेस देनी शुरू कर दी, लेकिन जमीन पर खेती करने का जो उनका बेसिक हक था उस पे हमेशा के लिए बैन लगा दिया। समझ गई, मतलब कंपल्शन और ब्रूटल वायलेंस ही इस पूरे सिस्टम का कोर था। और इस ग्रीड के पीछे जो माइंडसेट था ना, वो डर्क वैन हॉगनडॉट नाम के एक डच ऑफिशियल के स्टेटमेंट में पूरी तरह झलकता है। हाँ, उनका वो स्टेटमेंट तो काफी फेमस है। उन्होंने बेसिकली अपनी गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए बहुत ही ड्रामेटिक वे में कहा था कि बटेवियंस बी अमेज्ड। उनका क्लेम था कि जावा में हमारे पास एक ऐसी खुली तिजोरी पड़ी है जिसमें लकड़ी का अनलिमिटेड अंबार है। तो उन्हें लगता था कि नेचुरल रिसोर्सेज कभी खत्म ही नहीं होंगे। एग्जैक्टली, जैसे नेचर एक एटीएम मशीन हो, बस पिन डालो और लकड़ी निकालते रहो। हाँ, ये एंडलेस एक्सट्रैक्शन का माइंडसेट ही कॉलोनियलिज्म की असल पहचान है। लेकिन देखा जाए तो जब भी कोई पावर स्ट्रक्चर इस लेवल का ऑपरेशन करता है तो सोसाइटी के किसी न किसी कोने से एक आवाज जरूर उठती है जो उस पूरे स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है, जो कि 1890s के दशक में उठी भी थी। रंडुबलतुंग नाम के एक टीक फॉरेस्ट विलेज से। बिल्कुल। सोरोंटिको सैमन बनाई, पानी नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाई, और ये पेड़ तक इन्होंने नहीं उगाए हैं, तो फिर ये अचानक से इन सब के मालिक कैसे बन बैठे? राइट। पर एक बात सोचने वाली है यार, समीन एक आम गांव वाले थे
और उनके सामने पूरी मॉडर्न गन्स और स्ट्रिक्ट लॉज वाली डच एम्पायर खड़ी थी। तो ऐसे में डच अथॉरिटीज ने उन्हें शुरू में ही सप्रेस क्यों नहीं कर दिया? उन्हें फिजिकली एलिमिनेट क्यों नहीं किया गया? यही तो इस मूवमेंट की सबसे खास बात है। साइमन ने कोई वायलेंट या हथियारबंद बगावत शुरू नहीं की थी जिसे आर्मी आकर तुरंत कुचल दे। उन्होंने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जो बहुत तेजी से एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदल गई। एक सामूहिक चेतना। एग्जैक्टली। उनके इस सवाल ने लोगों के अंदर सोए हुए आत्मसम्मान को जगा दिया। 1907 आते आते लगभग 3000 परिवार साइमन के इस विचार को अपना चुके थे और इस मैसेज को फैलाने में साइमन के दमादों यानी सन्स इन लॉ का बहुत बड़ा रोल था। ओह अच्छा, फैमिली नेटवर्क ने काम किया। हाँ, ये एक ऐसा मास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बन गया था जिसे लीगली या मिलिटरीली हैंडल करना डच एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नाइटमेयर बन गया। अगर हम इंसेमिनस के विरोध करने के तरीके को देखें ना, तो वो सच में हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बहुत मिलता जुलता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे देश में कई बार फैमिलीज के अंदर साइलेंट प्रोटेस्ट होता है या किसी कॉलेज कैंपस में पीसफुल धरना होता है। हाँ, वो जमीन पे लेट जाने वाला प्रोटेस्ट। एग्जैक्टली। जब डच अधिकारी जंगल या जमीन का सर्वे करने आते थे तो ये लोग चुपचाप अपनी जमीन पर लेट जाते थे। फिजिकल ब्लॉक कर दिया, वो भी बिना किसी मारपीट के। और टैक्स देने से भी तो मना कर दिया था इन लोगों ने। बिल्कुल। काफी लोगों ने टैक्स देने, फाइन भरने या फ्री में फोर्स्ड लेबर करने से साफ इनकार कर दिया। ये पैसिव रेजिस्टेंस का इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले था कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। सही बात है। ये साइलेंट प्रोटेस्ट उन्हें डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से भी बचाता था और सरकार का हर सर्वे फेल कर देता था। लेकिन इस इंटरनल स्ट्रगल के चलते चलते ना जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसी उथल-पुथल हुई जिसने सारा गेम ही बदल दिया। अब वर्ल्ड वॉर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स। एक ऐसी ग्लोबल लेवल की आग जिसका सबसे बड़ा खामियाजा इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को भुगतना पड़ा। वर्ल्ड वॉर के आते ही तो जैसे सारे रूल्स और रेगुलेशंस विंडो के बाहर फेंक दिए गए थे। जब सर्वाइवल की बात आती है तो कोई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वगैरह काम नहीं आती। एकदम ठीक। अगर हम इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने वॉर की अर्जेंट जरूरतों को पूरा करने के लिए सारे एस्टैब्लिश्ड वर्किंग प्लान्स को किनारे रख दिया था। सब कुछ इग्नोर कर दिया। हाँ, और अंधाधुंध पेड़ काटने शुरू कर दिए। इसका एक बहुत ही आइकॉनिक और सैड विजुअल एग्जाम्पल 1917 में देखने को मिलता है, जब सूले पगोड़ा के पास इंडियन म्यूनिशंस बोर्ड के एक्सपोर्ट के लिए तैयार लकड़ी के स्लीपर्स का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। पेड़ों को लिटरली वॉर मशीन के फ्यूल की तरह यूज किया जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन जावा में तो वॉर का इम्पैक्ट और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और ड्रामेटिक हो गया था। हाँ, यहाँ आके कहानी सच में बहुत इंटेंस हो जाती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज आर्मी जावा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी ना, तो डच सरकार को साफ दिख गया था कि अब उनका टाइम वहां खत्म होने वाला है। तो उन्होंने सरेंडर करने से पहले सब कुछ डिस्ट्रॉय करना ठीक समझा। वही तो, आते हुए दुश्मन को रोकने के लिए उन्होंने एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, जमीन जला देने वाली नीति। इन्होंने खुद ही अपनी बनाई हुई मैसिव सॉ मिल्स को और सागवान की उन लकड़ियों के बड़े बड़े ढेरों को आग लगा दी। वो लकड़ियां जो उन्होंने सालों गांव वालों को एक्सप्लॉइट करके जमा की थी। एग्जैक्टली। उनका सिंपल लॉजिक था कि अगर ये रिसोर्स हमारे काम नहीं आ सकता तो हम दुश्मन को भी इसका फायदा नहीं उठाने देंगे। बहुत ही पिटी मेंटालिटी। सीरियसली, ये सुनकर मुझे सीधा उन पुश्तैनी जमीन या फैमिली प्रॉपर्टी के झगड़ों की याद आ गई, जहां ड्रामा इस लेवल पर पहुंच जाता है कि एक भाई सोचता है अगर ये घर लीगली मेरे हिस्से में नहीं आ सकता तो मैं आग लगाकर इसे तबाह कर दूंगा कि किसी और को ना मिले। हाँ, ताकि दूसरे को भी इसका सुख ना मिले। एकदम विंडिक्टिव छोटी मेंटालिटी जिसमें एंड में नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस रिसोर्स का ही हो रहा है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाली बात यहाँ बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठती है। एग्जैक्टली। लेकिन आग लगाने से ये ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई। जब जापानीज वहां आए तो उन्होंने भी एनवायरनमेंट पर कोई रहम थोड़ी ना खाया। उन्होंने भी काटना शुरू कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने आते ही बचे कुचे जंगलों पर अपना कंट्रोल जमा लिया और वहां के गांव वालों को दोबारा मजबूर किया कि वो उनकी वॉर इंडस्ट्री के लिए जंगलों को और भी बेरहमी से काटें। मतलब उन जंगलों को दोनों ही एम्पायर्स ने बुरी तरह निचोड़ा। हाँ, लेकिन इस वॉर का जो केओस था ना, उस उथल-पुथल का एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट भी हुआ। वो क्या? गांव वालों ने देखा कि अथॉरिटीज गायब हैं, पूरा सिस्टम टूट चुका है, तो उन्होंने इस पावर वैक्यूम का फायदा उठाकर जंगलों के काफी हिस्से को जल्दी जल्दी साफ किया और वहां खेती करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो इसमें उन्हें ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। आखिर ये उनका बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। जब कोई सिस्टम पूरी तरह से टूट रहा हो और वॉर जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन चल रही हो
तो एक आम इंसान वही करता है जिससे उसके परिवार के पेट में कुछ जाए। सही बात है। उन्हें पता था कि अभी जमीन कब्जा ली तो आगे चलकर शायद खाने की कमी ना हो। और यही वजह है कि जब वॉर खत्म हुई और उसके बाद इंडोनेशिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, तो आज़ाद देश की नई फॉरेस्ट सर्विस के लिए उन खेती वाली ज़मीनों को वापस जंगलों में तब्दील करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। वो तो है, लोग थोड़ी छोड़ेंगे अपनी खेती। बिल्कुल। ये एक ऐसी डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी जो हमारी इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस कहानी से भी बहुत मिलती जुलती है। एक तरफ गरीब लोगों की आजीविका का सवाल है, उन्हें ज़मीन चाहिए, और दूसरी तरफ स्टेट की रिक्वायरमेंट है कि टिम्बर रेवेन्यूज आते रहें। ये फॉरेस्ट अथॉरिटीज और लोकल लोगों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सच में आज तक चला आ रहा है। तो अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो क्या आज भी ऐसी ही सिचुएशन है? बदलाव जरूर आया है, लेकिन इस रियलाइजेशन में काफी दशक लग गए। 1980s का टाइम आते आते एशिया और अफ्रीका की लगभग सभी गवर्नमेंट्स को एक बात समझ आने लगी थी कि फोर्स से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। उन्हें रियलाइज हुआ कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और स्ट्रांगली पुलिस्ड बॉर्डर्स, जहां आप लोकल कम्युनिटीज को दुश्मन समझकर बाहर रखते हो, उस अप्रोच से कॉन्फ्लिक्ट्स ही बढ़ते हैं और लॉन्ग रन में स्टेट का नुकसान ही होता है। ट्रस्ट ही नहीं रहता लोगों का। सही कहा। तब जाकर फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फंडामेंटल गोल शिफ्ट हुआ। टिम्बर काटना सेकेंडरी हो गया और सबसे बड़ा गोल बन गया कंजर्वेशन, यानी जंगलों के इकोसिस्टम को बचाना। जो कि फ्रैंकली कॉमन सेंस लगती है। अगर आप एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो आप उन्हीं लोगों को वहां से कैसे निकाल सकते हैं जो सदियों से उस इकोसिस्टम के साथ बैलेंस में रहना जानते हैं। उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज उस जंगल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इन कम्युनिटीज के बिना कंजर्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और फाइनली गवर्नमेंट्स ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि अगर कंजर्वेशन करना है तो इन मार्जिनल कम्युनिटीज को इस प्रोसेस का एक्टिव हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। अगर हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मिजोरम से लेकर केरला तक ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां घने जंगल स्टेट के फॉरेस्ट लॉस की वजह से नहीं बचे हैं। तो कैसे बचे हैं? वो इसलिए बच पाए हैं क्योंकि वहां के गांव वालों ने उन्हें सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र उपवन मानकर अपनी आस्था के तहत उनका संरक्षण किया है। ओह यस, सरनास, देवराकुडू, कन और राई, ये सब नाम सुनने में आते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ लोग खुद ये तय करते हैं कि एक पत्ती तक बिना जरूरत के नहीं तोड़ी जाएगी, और इसके लिए उन्हें किसी फॉरेस्ट गार्ड की जरूरत नहीं है। ये सेक्रेड ग्रोव्स का कॉन्सेप्ट सच में बहुत ब्यूटीफुल है। आई मीन, स्टेट की मॉडर्न गन्स और स्ट्रिक्ट पुलिसिंग से ज्यादा ताकतवर तो लोगों की अपनी कल्चरल फेथ और उनका आपस का कनेक्शन निकला। सही बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल कुछ गांव वालों ने सरकारी गार्ड्स पर डिपेंड करना ही बंद कर दिया है। उन्होंने अपना खुद का एक लोकलाइज सिस्टम बना लिया है, जहां हर घर अपनी बारी आने पर टर्न्स लेकर जंगलों की खुद पेट्रोलिंग करता है। बिल्कुल, वो अब खुद अपने रिसोर्सेज का पहरा दे रहे हैं। ये गांव वालों की खुद की पेट्रोलिंग वाली बात ना मुझे सीधा हमारे शहरों और गांव में होने वाले थिकरी पहरा जैसी लगती है। हाँ, थिकरी पहरा है ना? हाँ। अक्सर जब मोहल्ले में चोरी का डर बढ़ जाता है तो लोग सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठते। गली के लोग खुद रात को डंडे और टॉर्च लेकर नाइट वॉच करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि घर उनका है, नुकसान उनका होगा, तो हिफाजत करने का जज्बा भी उन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा होगा। ये थिकरी पैरा वाला कनेक्शन ना इस पूरी सिचुएशन को बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। जब तक सिस्टम लोकल लोगों को उस रिसोर्स का ओनर नहीं मानेगा, तब तक असल हिफाजत नहीं हो सकती। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फ्यूचर इसी कम्युनिटी स्पिरिट में ही छुपा है। तो आज की इस पूरी डीप डाइव को अगर हम समेटे ना, तो एक बहुत ही क्लियर और गहरी बात निकलकर सामने आती है। वो क्या? यही कि इतिहास में जंगल कभी भी सिर्फ पेड़ पौधों, हरियाली या जानवरों का झुंड नहीं रहे। ये हमेशा से पावर, इकोनॉमी और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का एक बैटल ग्राउंड रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो डच कॉलोनियलिज्म हो, उनकी ज्योमेट्री वाली साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो, असामीन का फिलोसॉफिकल विरोध हो, या वर्ल्ड वॉर की आग में जलते हुए टीक के ढेर हो, हर किस्से के सेंटर में यही सवाल था कि इन रिसोर्सेज पर आखिर हक किसका है? उसका जो सदियों से वहां रह रहा है, या दूर से राज करने वाले किसी पावरफुल स्टेट का? आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक पूरी दुनिया में अलग अलग फॉर्म्स में पूछा जा रहा है। सही कहा। अगर हम ध्यान से सोचें तो विकास या डेवलपमेंट की परिभाषा हमेशा वही तय करता है जिसके पास उस वक्त सत्ता या पावर होती है।
तो अगली बार जब हमें ऐसी कोई बात सुनने को मिले कि फला प्रोजेक्ट, चाहे वो कोई फॉरेस्ट क्लियरिंग हो, नया लॉ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, समाज की भलाई के लिए हो रहा है, मेरा मतलब है हो रहा है, तो हमें खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, असल में वो भलाई किसके लिए हो रही है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 4, Forest Society and Colonialism of Class 9th NCERT, India and the Contemporary World. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.